हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस का वीडियो ये दूसरा है और ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इससे पहले हम हिस्ट्री का डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं, तो जो बच्चे हिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिए। तो एक आपको जानकारी वहाँ भी हिस्ट्री की बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि ये सीरीज हमारी ऐसी नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि हम कुछ भी ऐसे पढ़ा रहे हों। देखिए, यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। मेंस के सिलेबस में जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो मेंस के सिलेबस को भी हमने बढ़िया से डिस्क्राइब कर दिया। जहाँ से पीटी के प्रश्न बनते हैं, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चनों का भी हमने जो है जिस तरह से हमको लेना चाहिए उस तरह से क्वेश्चन भी लिए। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जहां से क्वेश्चन, जैसे इस तरफ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है 2011 का ज्योग्राफी का। आप लोग ए सीरीज अगर देख रहे हो, आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ए सीरीज 2011 की ए सीरीज आप लोगों के पास पेपर हो तो आप डाउनलोड कर लीजिए यूपीएससी की वेबसाइट से जाकर के, और डाउनलोड करके फिर आप देखिए इसको, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आप लोगों को पेपर वहाँ पर दिख रहा होगा। वैसे हमने यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लगा दिया। जो यूपीएससी का पेपर है वो थोड़ा सा कटा पिटा है, तो उसमें देखने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने इसको जो है सीधे टाइप किया और लगाया है, ठीक। देखिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। देखिए शुरू में कि ये इन्फॉर्मेशन आपका इतना ज़्यादा जो है नॉलेज बढ़ा देंगी कि जिससे क्या हो कि अगली आने वाले समय में अगर कोई क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाएगा तो आप आराम से कर लोगे। पूछा भी जा रहा है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लगा रहे हैं। जैसे ओजोन परत से भले नहीं पूछा गया क्वेश्चन, ये 2023, 24, 25 में नहीं पूछा गया, क्योंकि हमने 3 साल का ट्रेंड लिया है। 2023 क्योंकि प्रगति हमको बतानी थी, क्योंकि प्रगति यहीं से ज़्यादातर चेंज होती हुई दिखाई देती है 2023, 24 और 25 में। बाकी इससे पहले जो है बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आपको पढ़ा रहे हों, इधर उधर से लपेट रहे हों, कुछ नहीं। आप सामने देख पा रहे होंगे कि आपके साथ बिल्कुल जो है किसी तरह का कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बेहतर कंटेंट देखिए आप यहाँ पर। हम इसीलिए शुरू में आपको दिखाई दे रहे। देखिए, आपको ग्रीन हाउस गैसें, अब ग्रीन हाउस गैसें इसमें पूछी नहीं गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब ये कार्बन क्या है, अब इससे संबंधित यह है, क्या हो सकता है, क्या ग्रीन हाउस गैस से संबंधित क्या प्रश्न दिमाग से घुमा करके पूछ सकता है क्या? तो इनमें ऑप्शन को बहुत अंदर तक डीप जाकर के देखा कि ये जाकर के, अब जैसे यहाँ पर दिया वैश्विक तापमान से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि का कहीं ना कहीं रिलेशन क्या है, ग्रीन हाउस गैस से भी है। तो हमने इसको भी देखा कि यूपीएससी अगर इसके ऑप्शन को घुमा करके आपसे प्रश्न बनाने की कोशिश करेगा तो हम इसको भी यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। मतलब कुछ छोड़ने वाले नहीं है। अगर इस सीरीज को जिसने लगातार देख लिया तो उसका तो समझ लीजिए कि पीटी तो बिल्कुल निकलेगा। अब जैसे 12 नंबर क्वेश्चन हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए नदियों संबंधित प्रश्न है। अब देखिए इसका रिपीटेशन देखिए, थीम रिपीटेशन 2023 में कैसे रिपीट हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन नदियों संबंधित प्रश्न पूछे गए। देखिए यहाँ पर फिर आगे देखिए 2024 में नदियों संबंधित, बस क्या हो गया, प्रकृति चेंज कर दी यूपीएससी ने। पहले सिंपल देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा किसी एक के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मिक्स करके पूछ रहा है कैसे कि नदियों के बारे में, उसके साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछ लिया, मतलब जैव विविधता स्थल के बारे में पूछ लिया, ठीक है। अब ये देखिए आगे, अब ये कहीं ना कहीं ये नदी और जैव विविधता दोनों को मिक्स करके 2011 में पूछा। अब यहाँ पर नदियों से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए ये नदी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। इसको जो है इस तरह से आप पढ़ोगे तो ये जो है प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पर देखिए नदियों से संबंधित प्रश्न 2024 में किस तरह से पूछा और 2023 में कैसे पूछा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए किस तरह से पूछे गए हैं, और वहां पर ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन किस तरह से पूछेंगे। देखिए 24 में और 2011 में कैसे सिंपल प्रश्न पूछ लिया, मतलब एग्जैक्ट अगर स्थान पता हो तो ही आप इसको कर पाओगे। फिर देखिए हमने इसके बारे में नॉलेज के लिए, आप लोगों को नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज इनहेंस करने के लिए हमने क्या है ये सब चीज़ें लगाई हैं। देखिए आप, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में 18 के 18 हमने लगा दिए कि आपको कहीं और से देखने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, मैं और भी चीज़ें लगा देता, जैसे कि नेशनल पार्क भी लगा देता, लेकिन यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि जो चीज़ जिक्र नहीं है तो उसका थोड़ा सा आप लोग अलग से, लेकिन यहाँ पर मैं बता तो रहा हूँ आपको कि नेशनल पार्क आप जाकर के देख लीजिए। अब अपने स्तर से नेशनल पार्क देखिए, नेशनल पार्क से निकलने वाली नदियाँ, उनसे वहाँ पर स्पेशल कोई जगह है, कोई पहाड़ है, पर्वत है, उसके बारे में पहले भी बताता था, अभी बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न है। अब ये हम चर्चा करेंगे, आपको केवल हम एक बार दिखा रहे हैं कि मतलब आप ये मत सोचिए कि कुछ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए अब बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल लिया गया है इस तरह से। देखिए कोरियालिस 4 से प्रश्न पूछा गया। किसमें पूछा गया, 2011 में 89 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब इसमें दूसरा कथन क्या है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है। अभी कोरियालिस बल पूछा, आप देखिए इसी कोरियालिस बल के ऑप्शन को यूपीएससी ने रिपीट किया। कहां, 2024 के 14 नंबर क्वेश्चन में जाकर देख लीजिए आप, कोरियालिस बल के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, अब आपने यहां पर अगर कोरियालिस बल 2011 का पेपर देखा है, अब इसको कोरियालिस बल अगर आप देख करके भी नहीं पढ़ रहे हो तो यूपीएससी ने 2024 में रिपीट किया। अब इसी कॉन्सेप्ट को, मतलब कि वायुमंडली जो वायु होती है, पवनें होती है, उनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसके बारे में ये भी प्रश्न आप कर लोगे। 26 नंबर क्वेश्चन, ये भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी सोचो कि कोरियालिस पढ़ ले तो सेम टू सेम प्रश्न यूपीएससी बना देगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट में ये भी प्रश्न आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बेसिक जानकारी के लिए आपको अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर लगाई रहे हैं। ये सब एनसीईआरटी से रिलेटेड डाटा को उठा करके लगा रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी आपको इधर उधर से उठा के, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगती है। कल पूरा दिन लगा, आज पूरा दिन लगा, तब जाकर के ये वीडियो बनी है, ठीक है।
ये देखिए मैंने ये चीज़ें देखिए लगाई हैं। फिर आपको यहाँ समझाने के लिए चित्र भी लगाया कि कोरियोलिस बल्ब में ऊपर आप जो है यहाँ से आप 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाओगे तब धाराएं किधर जाएंगी, मतलब कि वायु किस तरफ होगी, और जब आप नीचे रहोगे 0 डिग्री से मतलब विषुवत रेखा से नीचे की तरफ रहोगे तब कैसी देंगे। अभी मैं समझाऊंगा इसको कि ये बाएं की तरफ जाती हैं और यहाँ से आप दाएं की ओर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में रहोगे तो दाएं की ओर जाएंगी और दक्षिण गोलार्ध में रहोगे तो बाएं की ओर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ पर खड़े होकर के आप ऊपर की तरफ देख रहे होगे तो ये दाएं की ओर जाएंगे, तब भी आपके दाएं हाथ की ओर ही जाएंगी। अब आप उत्तरी गोलार्ध में नीचे की तरफ देख रहे होगे, मतलब विषुवत रेखा की तरफ देख रहे होगे तो भी दाएं की तरफ जाएंगी। फिर यहाँ पर भी आप इसी तरह से खड़े हो जाइए तो आप जो है विषुवत रेखा से खड़े होकर मकर रेखा की तरफ देख रहे होंगे तो आपकी कोई भी चीज आप हवा की तरफ देखोगे तो कोरियोलिस बल्ब कहाँ काम करेगा, बाएं की ओर जाएगा। फिर आप जो है मकर रेखा से खड़े होकर विषुवत रेखा की तरफ देखोगे तो भी बाएं की ओर, मतलब आपके बाएं और दाएं हाथ का खेल है और ये मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक, फिर इसको हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिर पवनों के बारे में पढ़ेंगे, पवन के बारे में अगर यूपीएससी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपने यहीं पर देखा और यहीं पर हमने पवनों के बारे में पढ़ लिया कि पवनें कौन कौन सी प्रकार की होती है, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, ध्रुवी पवनें, फिर मौसमी पवनों के बारे में पढ़ लिया, फिर स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ लिया। फिर इसके बाद हमने ये देखिए विश्व की प्रमुख प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में भी दे दिया। अब बताइए कि इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर आपकी तैयारी ना हो पाए तो फिर कैसे आप जो है कर पाओगे। फिर आगे चलते हैं हम, ऐसे प्रश्न है देखिए ये हमने सब लगा रखा है। ठीक है, ये सब मुख्य मुख्य चीज़ें देखिए चित्र, ये सब चीज़ें हमने सब आपको दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, मतलब आपको समझने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बस आप लोग वीडियो अच्छे से देखा करिए और सिलेक्शन हो जाए तो एक बार मैसेज जरूर कर देना कि आप लोगों का, सर आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से हमने जो है मेहनत की। बाकी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्रेडिट हमें नहीं लेना है, बस ये पता चल जाए कि आपने हमारी मदद से जो है आपको हेल्प मिली। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम क्लास करते हैं। ये 2011 का प्रश्न है। तो जो बच्चे अभी शुरू में मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ऐसे ही जो है कुछ भी पढ़ाई दे रहे हैं, तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सोच समझ करके ये सीरीज लाई गई है, तो बहुत सोच समझ की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जैसे सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यहाँ पर प्री में क्या दिया हुआ, भारत एवं विश्व का भूगोल, तो भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इतना दे दिया। अब इससे हमें जो है पीटी का सवाल तो हल होने वाला नहीं है। सिलेबस अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, मेंस की तरफ जाएंगे कि मेंस में सिलेबस क्या डिफाइन है क्या, तो मेंस में भी डिफाइन है, थोड़ा बहुत दिया है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं, तो हमने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया प्रश्न को, सिलेबस को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बिखराव कर दिया उसको, और ज़्यादा अंदर डीप गए तो हमें जो है चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे 10 नंबर पॉइंट में क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखो 10 नंबर पॉइंट, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, यहाँ देखिए विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं ये लिखा हुआ है। फिर भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, भौतिक भूगोल में क्या है, प्राकृतिक स्वरूप और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो पृथ्वी की संरचना जैसे स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बारे में, और जहाँ पर ये तीनों जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, जब यहाँ पर तीनों घटनाएं मिलेंगे तो इस जगह को हम लोग क्या कह देते हैं, जीवमंडल या जैवमंडल। ठीक, ये देखिए लिखा है बायोस्फीयर, तो इसके बारे में आपको अच्छे से देखना है क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से सवाल भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ देखिए महाद्वीप और महासागर, इनके बारे में ये क्या है, भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो भौतिक भूगोल का मतलब क्या हुआ, विश्व में जो चीज़ें मोटी मोटी आपको सामने दिख रही हैं उसी के बारे में, भौतिक चीज़ें के बारे में ही यूपीएससी ने सिलेबस में डाल रखा है। यहाँ पे देखिए आप भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अब यहाँ पर भौतिक भूगोल में महाद्वीप और महासागर है, तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है मुख्य, कौन कौन से कमेंट करके बताओ। 5 महासागर हैं, कौन कौन से कमेंट करके बताइए। महाद्वीप का वितरण और प्लेट विवर्तन से जुड़ा, इससे संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछता है, तो ये सब घटनाएं आपको पढ़नी है। फिर स्थल रूप, लैंडफॉर्म, पर्वत कैसे बना, पठार कैसे बना, मैदान कैसे बना, मरुस्थल कैसे बना, हिमानी कैसे बना, ये सब चीज़ों के बारे में यूपीएससी प्रश्न पूछता है, आगे हम देखेंगे भी। अभी तो 2011 का प्रश्न देख रहे हैं, इसके बाद 16 प्रश्न पूछे गए लगभग। अब समझ लीजिए कि जब आप 16 प्रश्न 2011 का करोगे, ऐसे करते करते 2025 तक के प्रश्न कर लोगे तो आपका पूरा पूरा सिलेबस ही रिवीजन हो जाएगा। बाकी आप अपने स्तर से एक बुक मैंने आपको बता रखी है, एनसीईआरटी और महेश कुमार बलवार सर की पुस्तक मैंने बता रखी है, आप उसको जो है जरूर अध्ययन करते रहिए। बाकी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ कि अगर इधर उधर भटके तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, दूर हट जाओगे। अगर मुझे मेरा वीडियो ठीक लग रहा है तो देखिए, नहीं ठीक लग रहा तो आप किताब को देखिए, किताब से पढ़िए, किसी एक को सहारा बना लीजिए, किसी एक मेंटर को आप मेंटर की मदद ले लीजिए और आप सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद जलवायु और मौसम, भूमध्य रेखी, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय ध्रुवी, इससे संबंधित भी यूपीएससी प्रश्न पूछता है, अभी हम प्रश्न देखेंगे। महासागरीय धाराएं, गर्म धाराएं कौन सी होती है, ठंडी धाराएं कौन सी होती है, जो जलवायु और व्यापार मार्गों को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल सही है, अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिर वनस्पति और जीव जगत, आपको पता है ना कि गर्म धाराएं कैसे प्रभावित करती है, ठंडी धाराएं कैसे प्रभावित करती हैं, अभी यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। ठंडी धाराएं मरुस्थलों के कारण बनती हैं, गर्म धाराएं व्यापार को सुगम बना देती हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में, कई बच्चे जो है तैयारी पहले से कर चुके होंगे तो उनको पता होगा। फिर वनस्पति और जीव जगत, जैव विविधता का वितरण और जलवायु स्थल रूप पर निर्भर है। अब देखिए कहाँ पर विश्व के कहाँ पर कौन कौन सी जलवायु मिलती है, इसके बारे में तो यूपीएससी पूछता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसका वितरण कहाँ पर है, वहाँ पर स्थल कैसे कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है कैसी स्थल और जलवायु पर निर्भर होती है, कौन सी, वहाँ की जैव विविधता। अब कहाँ पर पहाड़ों पर किस तरह की जलवायु मिलेगी, तो वहाँ पर किस तरह के जीव जंतु मिलेंगे,
है ना। वहाँ के स्थल कैसे हैं, तो उस तरह स्थल में किस तरह के जीव जंतु मिलेंगे, तो वहाँ की जैव विविधता पर निर्भर करता है ना। सॉरी, वहाँ के स्थल रूप और जलवायु की वजह से ही वहाँ की जैव विविधता निर्भर करती है। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे हम चलते हैं 11 नंबर टॉपिक। अभी 11 नंबर में क्या है, यहाँ देखिए, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने विस्तार से दे रखा है कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, यही तो है प्राकृतिक संसाधन, जैसे भूमि, जल, वन और खनिज ऊर्जा, यही तो है प्राकृतिक संसाधन। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों में जैसे खनिज संसाधन है, तो खनिज में जैसे कोयला, हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। जब हम मेंस की तैयारी करेंगे, जब प्री निकल जाएगा आप लोगों को, तो मेंस की तैयारी में हम गाइड करेंगे आपको, तो इन्हीं विषयों के बारे में, कोयला है, चीन, जहां जहां मिलता है उनके बारे में 10-10, 5-5 शब्दों में अच्छे से आपको दे देंगे। तो कब मान लो कोयला संबंधित कोई प्रश्न आ गया, कोई संबंधित आ गया, तो आपको भूमिका जो है बनाने में दिक्कत नहीं होगी। कोयला का मतलब डायरेक्ट कोयला संबंधित प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है कि हम ऑस्ट्रेलिया से हम कोयला लेते हैं, हमारे यहाँ भारतीय कोयला बहुत अच्छा नहीं, खनिज संबंधित कोई प्रश्न बन गया, तो हमको 2-3 शब्द ऐसे पता होने चाहिए जिससे हम इन विषयों के बारे में आराम से 10-10, 20-20, 25-25 शब्द आराम से डिटेल में लिख सकें। ठीक है। फिर पेट्रोलियम मध्य पूर्व, रूस और अमेरिका मिलता है। ठीक है। लॉयस ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत में। ठीक है। कोयला ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं तीनों जगह मिलता है, और भी जगह है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। ये सब चीजें तो हम लोग बाद में, ये तो केवल मैंने कुछ उदाहरण आपको डाल करके बता दिए। ठीक है। फिर जल संसाधन में जैसे अमेजन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील नदी, मिसिसिपी जैसी नदियां, ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए। सबको डालना यहाँ पर मुश्किल होता है ना, कि समझाना है, ये तो मैंने केवल उदाहरण डाली इसलिए कि क्योंकि आपको सिलेबस समझ में आ जाए। नहीं तो आप लोग कई बार तो आप लोगों को यही नहीं पता होता कि सिलेबस को एलिब्रेट कैसे करना है, तो मैंने एलिब्रेट करके अच्छे से इसको दे रखा है। फिर वन संसाधन में अमेजन, वर्षावन आपको पता है, कांगो बेसिन, इंडोनेशिया, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, वर्षावन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, इनके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इन संसाधनों का यूज कैसे होता है, ठीक है, यूपीएससी इनसे प्रश्न बनाता है। जब प्रश्न बनाएगा, पूछेगा, तो आपको आगे खुद ही दिखेगा। तो अभी हम प्रश्न 2011 का देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर धीरे से 12, 13, 14, 25 तक हम देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चल जाएंगी। और जब 26 का आप पेपर देने जाओगे, तो लगभग 30 प्रश्न तो आपको इन्हीं मटेरियल से करके चले आओगे, और देखना करके आओगे तो मुझे खुद आप बताओगे कि सर मुझको खुद मदद मिली। ठीक है, इस तरह से। तो फिर हम आगे चलते हैं, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में संसाधन। दक्षिण एशिया में भारत में कोयला, लॉयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब मिलता है। नेपाल में जल विद्युत जमता है सॉरी। पाकिस्तान में आपका प्राकृतिक गैस है, नमक है। श्रीलंका में ग्रेफाइट और रत्न है। ठीक है, ये तो मैंने कुछ उदाहरण आपको दे दिए। फिर हम अलग से जब इनसे संबंधित प्रश्न पूछेगा, तो उसके बारे में हम लोग एक्स्ट्रा जो है अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर अब इसी में देखिए, दूसरे में ही विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, तो हमने जिम्मेदार कारक भी यहां पर डाल दिए। उद्योगों को स्थापित करने के लिए भारत और विश्व को शामिल करते हुए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से जिम्मेदार कारक है, तो प्राकृतिक संसाधनों में उपलब्धता और जलवायु। फिर द्वितीय क्षेत्र में कच्चा माल है, ऊर्जा स्रोत है, परिवहन है, श्रम है, ये आपको डाल देंगे। ठीक है। फिर तृतीय क्षेत्र में शहरीकरण है, शिक्षा है, संचार है, तकनीकी विकास है। ठीक है, ऐसी चीजें, परिवहन को इसमें भी डाल सकते हो तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, इसको अच्छे से हम बात करेंगे। ठीक, फिर इसमें 12 नंबर टॉपिक आपका ये जो है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पति में प्राणी जगत में परिवर्तन, इसके परिवर्तन के प्रभाव। अब इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। हम सिलेबस में यहाँ पर मैंने भूभौतिक घटनाओं के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में यहाँ पर डाल दिए। भूकंप का क्या प्रभाव होगा, सुनामी का क्या प्रभाव होगा, ज्वालामुखी का क्या होगा, चक्रवात, प्राकृतिक आपदाएं, इनके बारे में। अभी आपदा लिखा तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट से इसको मत जोड़ लेना। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इनके प्रभाव को रोकने के क्या प्रयास हो सकते हैं, तो ये मेंस के स्तर पे पढ़ना है। लेकिन जो जो आपदाएं होती हैं उनके कारण क्या है, किस कारण से हुआ, भूकंप क्यों आया, प्लेटें टकराने से हुआ, तो ये कारण हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। और ये प्लेटें टकरा गई, भूकंप आ गया, इसके बाद जो वहां पर जनहानि हुई, उसके लिए प्रबंधन क्या करना पड़ेगा, तो प्रबंधन हम लोग मेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर ये ना सोचना कि यहाँ पर आपदाएं डाल दी हैं, तो आपदाएं का मतलब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इसको घटनाएं कर लो। ठीक, फिर भूकंप है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो ये देखिए 3-4 कारण मैंने यहाँ पर डाल दिए, आप लोग देख लेना। फिर सुनामी के क्या कारण है, इसके स्थान है, प्रभाव क्या है, कहाँ कहाँ पर आती है, ये सब। ज्वालामुखी हलचल, इसके क्या कारण है, इसके प्रभाव क्या है, और कहाँ कहाँ पर है, ये सब चीज़ें हमने, ये स्पेशल जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में खुद ही चेक करो। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए डाल रखा है, ये आपको PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, चक्रवात कहाँ कहाँ आते हैं, और चक्रवातों के और कौन कौन से प्रकार होते हैं, कहाँ पर इनको हरिकेन बोला जाता है, कहाँ पर इसको और कुछ नाम से जाना जाता है, तो वो नाम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आगे हम अन्य भौगोलिक विशेषताएं, कहाँ पर, मेंस में ही दिया हुआ है, देखिए। इसके साथ साथ इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव, अन्य भौगोलिक विशेषताएं, ये देखिए भौगोलिक विशेषताएं, अन्य भौगोलिक विशेषताएं। ठीक है, इन अन्य भौगोलिक विशेषताओं को भी हमने यहाँ पर डाल दिया। जैसे जल स्रोत है, नदियां, झीलें, भूमिगत जल, हिमावरण, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड जलवायु परिवर्तन से पिघल रहा है, ये भी कारण है। इसके बारे में यूपीएससी एनवायरमेंट में पूछ लेता है। ठीक है, वनस्पति प्राणी जाति में परिवर्तन, वनों की कटाई हो रही है, आप देख ही रहे हो, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, जैव विविधता संकट में है।
तो इनसे संबंधित भी यूपीएससी प्रश्न बना देगा। लेकिन ये क्या है कि जब इनके लिए स्पेशल अंदर जाएगा तो ये आपका एनवायरमेंट में बनेगा, और जब नॉर्मल कंडीशन बहुत की घटनाओं से पूछ लेगा तो ये क्या बन जाएगा, ज्योग्राफी से, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अभी हम प्रश्न भी छांट रहे थे तो प्रश्न छांटने में भी हमें दिक्कत हो रही थी। दिक्कत क्या हो रही थी कि कहीं कौन से प्रश्न को ज्योग्राफी में रखे, कौन से प्रश्न को एनवायरमेंट में रखे। तो हमने कुछ प्रश्नों को एनवायरमेंट की श्रेणी में रखा, सॉरी एनवायरमेंट के कुछ प्रश्नों को हमने ज्योग्राफी से मेल खा रहा था, क्योंकि यूपीएससी अब मिक्स करके पूछ रहा है। अब प्रकृति ऐसी चेंज हो गई है कि यूपीएससी ने दोनों को, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट और साइंस, तीनों को मिला करके यूपीएससी एक साथ पूछ रहा है पीटी में सवाल। ठीक है, इसका मतलब एप्लीकेशन बेस्ड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना कि हमको किस में रखना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और प्रश्न आप आराम से कर लोगे। तो ये आपका सिलेबस का डिस्कशन हो गया। और एक चीज हमने क्या बोली थी आपसे कि हम क्या करेंगे, आपको किस तरह से पढ़ाना है पहले तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला नंबर क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या करेंगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग में, जैसे मेंस का सिलेबस है, मेंस के सिलेबस को हाथ में रखेंगे। उसमें हिस्ट्री पहले आती है, जीएस फर्स्ट में। जीएस फर्स्ट में क्या क्या आता है, हिस्ट्री आती है, इंडियन सोसाइटी आती है और ज्योग्राफी आती है। तो पहले हम चलेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री का मैंने करा दिया आपको। फिर इसके बाद इंडियन सोसाइटी पीटी में है नहीं, एक आध प्रश्न बनते तो उसको जोड़ोगे तो बनेंगे, बाकी उसको किसी और पार्ट में भी रख सकते हो। ज्योग्राफी में बनेंगे, ज्योग्राफी में भी हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, ज्योग्राफी का भी हम करने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम दूसरा नंबर लाएंगे जीएस टू। जीएस टू में हम क्या करेंगे, पॉलिटी और गवर्नेंस को एक साथ करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद सोशल जस्टिस के कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे, योजना संबंधित या किसी संबंधित, तो उसको हम रख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आईआर से प्रश्न, जो इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्न है वो हमको खोज करके लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जीएस थर्ड में, जीएस थर्ड में आपके कुछ प्रश्न होंगे। तो जीएस थर्ड में कैसे चलेंगे, हम इकोनॉमी को पहले लेंगे, फिर उसके बाद साइंस लेंगे, एनवायरमेंट लेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट लेंगे अगर पीडी में पूछा गया तो। ठीक है, इकोनॉमी तो पूछी जाती है अच्छे से, साइंस टेक अच्छे से पूछी जाती है, एनवायरमेंट अच्छे से पूछी जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो वो अगर चर्चा में है तो पूछा जाएगा तो हम उसको भी ले लेंगे। तो ऐसे चलेंगे कि इस तरह से कि एक सीक्वेंस हमारा बना रहेगा, कैसे कैसे हमको चलना है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्या था कि आपको प्रकृति बताना, यूपीएससी कैसे चेंज हुआ, क्योंकि अभी 2011 में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर आगे 2012, 13, 14, 15, 20 तक तो 22 तक तो यूपीएससी ने कोई बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं किया प्रश्नों की श्रेणी में। ठीक है, वैसे देखा जाए 2011 और 12 में थोड़े से सैद्धांतिक टाइप के प्रश्न जरूर पूछे गए, लेकिन एलिमिनेशन मेथड वगैरह कॉमन सेंस आपका लग जाता है। लेकिन 2022-23 के बाद, 23 के बाद यूपीएससी ने बहुत ज्यादा चेंजमेंट किया। फिर हालांकि 24 में फिर थोड़ा सा पीछे आया, लेकिन थोड़े से परिवर्तन। अभी 25 में कुछ प्रश्न ऐसे दिख रहे हैं जो 3 कथन वाले पूछे जा रहे हैं, 3 कथन। तो इनको भी हम, अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो हम तुलनात्मक रूप से, जैसे 2011 का प्रश्न देख रहे हैं तो 2023, 24, 25 के प्रश्नों से हम तुलना करके उसकी प्रकृति को जान लेंगे। ठीक, ये हमने प्रकृति। फिर उसके बाद हमको थीम बतानी है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 2011 के ही प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद 2012 के बाद हम लोग सिलेबस और ये सब चीजें बार बार नहीं बताएंगे। अभी क्या है कि पहले 6 सब्जेक्ट हैं कि 2011 में, 2011 में 6 सब्जेक्टों के बारे में सभी के सिलेबस अच्छे से बता देंगे। फिर इसके बाद 2012 से ना हम सिलेबस के डिस्कशन करेंगे, ना हम बताएंगे कि हमको किस रणनीति से पढ़ना है। जो पहले से शुरू से देख रहा होगा उसी को सारी चीजें पता होंगी। फिर इसके बाद हम लोग, चौथा क्या है कि आपको थीम के साथ साथ, तीसरा तो आपको थीम बता दी, चौथा हमने क्या बताया कि आपको सिलेबस आपको नॉलेज बढ़ाना है। नॉलेज बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ मटेरियल दे रहे हैं जो आपको लगा के उसमें दिया जाएगा कि नॉलेज आपका कैसे गेन हो। तो नॉलेज प्लस कॉमन सेंस, कि कॉमन सेंस से कैसे सवाल सॉल्व होंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये चीजें आपकी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी आपकी कैसे, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमको पूरी तरह से इस तरह से चलना है। तो ये ट्रिक आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि हम लोग को कैसे चलना है और पढ़ना है। ठीक है, और भी एक चीज मैं देख लेता हूं कि कुछ चीज छूटे ना, क्योंकि मैं एक डायरी में नोट कर रखा हूं कि आपको क्या क्या बताना है। थीम मैंने बता दी, बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस, एलिमिनेशन बता दी, प्रकृति बतानी, ये 3 चीजें तो हमको मेन में रखना है। ठीक है, और सिलेबस मैंने 2011 से बताने 2011 के सारे पेपरों में। फिर उसके 12 से जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पर हम कुछ भी नहीं बताएंगे, आपको सिलेबस वगैरह नहीं बताएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। बीच बीच में पानी भी पीता रहूं, ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियो होती है और आप लोगों को बताना भी है। अब हम चलते हैं प्रश्न पे। अब देखिए, ये प्रश्न को आप आराम से पढ़िए, क्या कह रहा है। पेन को थोड़ा सा पतला करते हैं। अब प्रश्न को आराम से पढ़िए। अंटार्कटिका क्षेत्र में, अंटार्कटिका क्षेत्र कहाँ है पहले तो आपको पता होना चाहिए। आपने ज्योग्राफी में ऐसे पृथ्वी को किया, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ये क्षेत्र कहाँ कैसा है और ये क्षेत्र कैसा है। ये आपका आर्कटिक क्षेत्र है, ठीक है, और ये आपका अंटार्कटिका क्षेत्र है, अंटार्कटिका। ठीक है, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी अंटार्कटिका क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। अंटार्कटिका क्षेत्र में, यहाँ इंग्लिश में भी देख लेना क्योंकि कई बार हिंदी में कुछ और इंग्लिश में कुछ। अंटार्कटिका रीजन, ओजोन छिद्र, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो है क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर संताप मंडल, और संताप मंडल में ये आपको ये चित्र देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका क्षेत्र में आप इसको वायुमंडल को देखोगे तो ये क्या होगा कि ये आपका जो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर जो है संताप मंडल, तो ये ओजोन लेयर है, ये देखो ओजोन लेयर, इसके ऊपर छेद हो रहा है। ठीक, इसी के बारे में यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ लिया, उस समय चर्चा में भी चल रहा था, तो प्रश्न बनाया गया कि ये छेद हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि चिंता का विषय, क्षेत्र का बनना चिंता का विषय, इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण क्या हो सकता है।
तो ये उस समय आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे कि ओजोन छिद्र जो है हो रहा है ये प्रकृति में किस कारण से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है कि किसी और कारण से हो रहा है। तो हम लोग जो रेफ्रिजरेटर में, फ्रिजों वगैरह में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते थे, CFC, उसके कारण भी होता था। तो एक कारण तो ये था, और दूसरा कारण क्या था कि ध्रुवी वाताग्र का बनना, उसके कारण भी होता था। ध्रुवी का, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे, ध्रुवी वाताग्र कि किस कारण से ये हो रहा था, और भी आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़िए आप कि विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह हो सकता है, लेकिन हम रोक के रखेंगे। दूसरा, इससे बेहतर, देखिए ऑप्शन हमेशा पढ़ो तो ये देखा करो कि जो सबसे बेहतर हो, क्योंकि यूपीएससी आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सबसे बेहतर होगा, जैसे इन चारों में सबसे बेहतर जो ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, विशिष्ट ध्रुवी बताग्र तथा समताप मंडली, अब क्या कह रहा है, समताप मंडल बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंतर प्रवाह। अब ये देखिए, पहली बात तो ओजोन परत कहाँ बनती है, समताप मंडल में, तो आपको बी ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन इसको रोक के रखना है, ठीक है। तो ध्रुवी बताग्र, ध्रुवी बताग्र तो हमने बताया कि होता है। समताप मंडली बादलों की अनुपस्थिति, समताप मंडली बादल का नहीं बनना, बादल ही तो ऊपर जाते हैं जो हमको ओजोन का बनने का कारण बनते हैं, छिद्र बनने के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बादलों के साथ में गैसेज कुछ जाती हैं, और गैसेज जो होती हैं वही तो हमारे नुकसान कर रही है उस ओजोन के परत को जो है उसमें छिद्र बना रही हैं। तथा मेथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो मेथेन नहीं है तो मेथेन के कारण ये गलत हो जाएगा, ठीक। फिर वैश्विक तापमान से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि, ध्रुवीय प्रदेश में तापमान वृद्धि का ओजोन छिद्र से क्या लेना देना है, ध्रुवीय प्रदेश से ओजोन छिद्र के क्या लेना देना है, तो हमको इसका भी कारण हमको डायरेक्ट समता हुआ नहीं लग रहा। अब ये पहला ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ो कि क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति, विक्षोभ से हमको क्या लेना देना है, हमको तो उसके समताप मंडल से लेना देना है, ठीक है। तो इस कारण से भी आपका बी ऑप्शन सबसे बेहतर होगा, आप इसको एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आंसर में। तो आपको आंसर जो है इसमें देखने को मिल जाएगा कि वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है, जो पृथ्वी की सतह से शुरू होता है। अब हमको पहले तो बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले तो क्षोभ मंडल, आपको ट्रोपोस्फेयर पता होना चाहिए, तो क्षोभ मंडल ये है, ठीक है। इसी में जो है आपकी भूभौत की घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे बादल बनना, ठीक है, बारिश होना, ये सब चीजें आपको इसी में। प्लेन भी उड़ते हैं, प्लेन कभी कभी ट्रोपोस्फेयर में भी ट्रोपोस्फेयर के निचली परतों में भी उड़ते हैं, क्योंकि वहां पर बादलों का प्रभाव आपको ज्यादा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, समताप मंडल, ठीक है। फिर तीसरा समताप मंडल, ये देखो स्ट्रेटोस्फेयर। फिर इसके ऊपर मध्यमंडल, मेजोस्फेयर, ये आपको मेजोस्फेयर है। फिर इसके बाद थर्मोस्फेयर, जिसको हम तापमान मंडल भी बोलते हैं, तापमंडल भी बोलते हैं और वायुमंडल भी बोलते हैं। वायुमंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कार्बन रेखा है, कार्बन रेखा के बाहर वाला क्षेत्र होगा, इसलिए इसको वायुमंडल बोल दिया। फिर उसके बाद इसको बहिर्मंडल बोलते हैं, या इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये चीजें हम कार्बन लाइन वगैरह को बाद में हम चर्चा करेंगे कि इसको कई देशों ने मिलकर के कैसे समिति से निर्धारित किया, इसके बाद सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं, इसके आगे का क्षेत्र क्या होता है, ये सब चीजें हम बाद की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जिनमें क्षोभ मंडल मौसमी की घटनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और समताप मंडल में ओजोन परत होती है जो हानिकारक यूवी किरणों से हमें बचाती है। यूवी किरण भी 3 प्रकार की होती है, ए, बी और सी और बी खतरनाक श्रेणी की होती है, ए थोड़ी ठीक होती है, ठीक है। इसके बारे में भी आप थोड़ा देख लेना। तो ये क्या करता है कि जैसे सूर्य से आने वाली, मान लीजिए सूर्य से आने वाली किरणें हैं जो पराबैंगनी की यूवी रेज हैं, इसको यहाँ पर रोक लेता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए अच्छे से, बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब क्या है कि अब जैसे ये ओजोन परत है, इसमें छिद्र हो रहा था, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया। तो अब हमको इसी प्रश्न के चक्कर में, जो हम प्रश्न अभी देखे, इस प्रश्न की वजह से हमको जो है और जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, जिससे यूपीएससी अगली बार प्रश्न बनाएगा तो हो सकता है कि इनमें से घुमा करके किसी तरीके से प्रश्न बना दे, तो हम उसको भी कर लें, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अब ध्रुवी वाताग्र क्या होता है भाई, क्वेश्चन में दिया हमने एक एक पॉइंट को, क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को जो यहां पर दिया हुआ है, जैसे ये ध्रुवी वाताग्र, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी की फितरत रही है, यूपीएससी बार बार हमको क्या करता रहा है कि इसके ऑप्शन को उठाकर प्रश्न पूछ लेता है। अब आप मेहनत नहीं करोगे, वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे, तो फिर आप यूपीएससी के पेपर से बहुत दूर हो जाइए, क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि पढ़ते नहीं हो ठीक से, और फिर यूपीएससी का जब एग्जाम आता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चीजें आपको हाथ में नहीं आ पाती हैं। तो आपको क्या करना है कि हमको अच्छे से देखना है। तो ध्रुवी वाताग्र के बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि क्या होता है। तो ये आर्कटिक क्षेत्र में सर्दियों के दौरान एक मजबूत ध्रुवी वाताग्र बनता है जो ठंडी हवा को भीतर ही कैद कर लेता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे ध्रुवी वाताग्र, ये देखिए आर्कटिक क्षेत्र में जब ठंडी होगी, ठंडी में क्या होगा, जैसे यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य है, तो ये सूर्य की किरणें ऐसे पड़ती है। जब हमारे यहाँ उत्तर में ठंडी पड़ेगी तो इसका मतलब सूर्य की किरणें डायरेक्ट मकर रेखा पर पड़ रही होती है, तो इसका ऊपर के क्षेत्रों में जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ रही होंगी, इस कारण यहाँ पर ठंडी होगी। और जब ठंडी होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये हवाएं बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। अब जब धीरे धीरे सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा की तरफ आएंगी, तो क्या होगा, ये वाली स्थिति बन जाएगी, मार्च जून की स्थिति, ये देखो स्प्रिंग समर, ये समर की स्थिति में। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी आएगी, मतलब ठंडी का प्रकोप थोड़ा सा कम होगा, तो ये हवाएं क्या होंगी, एक्सपैंड करेंगी। गर्म हवाएं जब ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगी तो ये हवाएं जो है ठंडी हवाएं नीचे की ओर आएंगी, एक्सपैंड करेंगी। तो इस तरह से ये जो है पहले तो बहुत ज्यादा मजबूत था जनवरी के समय, फिर मार्च जून के समय में ये क्या हो गया, कमजोर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमको इसको समझना है। बहुत ज्यादा देखिए इसके चक्कर में न जाना कि हमको बहुत डिटेल में घुस करके पढ़ना है, दिमाग मत लगाओ, सिंपल आप पढ़ो और आप क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएगा। तो ध्रुवी वाताग्र के बारे में आपको पता होना चाहिए सिंपल कि ध्रुवी वाताग्र होता क्या।
जो ठंडी हवा को भीतर ही कैद कर लेता है। ठीक, फिर संताप मंडली बादल क्या होते हैं, क्वेश्चन के ही पॉइंटों को हम लोग उठा रहे हैं, आप देख लेना। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, अत्यधिक ठंडे बादलों से संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, तो बादलों के बारे में और अच्छे से आप जाकर के देख लीजिए। आपको मैंने बोला कि सब चीज़ हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दें जो आपके पेपर में मदद करें। सिलेबस के क्वेश्चन के यूपीएससी पीवाईक्यू के एक एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से चर्चा करके बता रहे हैं। ठीक है, अगर इन पॉइंटों को आप अच्छे से देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी 2026 के पेपर में, चाहे देख लेना। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है, देखा है कि यूपीएससी हर बार अपने प्रश्नों को घुमा घुमा करके अपने एक एक पॉइंट को उठा करके प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो हमको देखना है सब संताप मंडली बादल। तो बादलों के बारे में आप अच्छे से जाकर पहले पढ़ोगे, बादल के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से बादल होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया, यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो अत्यधिक ठंडे तापमान पर पीएससी मतलब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं। इन बादलों की सतह पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी से क्लोरीन और ब्रोमीन को सक्रिय कर देती हैं। संताप मंडली बादल में होता है ऐसे। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये ऊपर जब जाता है क्षोभ मंडल से कहाँ जाएगा, यहाँ पर देखो, क्षोभ मंडल से कहाँ जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो यहाँ पर ब्रोमीन और कौन सी गैस, क्लोरीन, दोनों मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सक्रिय कर देती है किसको, ब्रोमीन और क्लोरीन को सक्रिय कर देती है। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जाती है तो ये क्या कर देती है, क्लोरीन को, जैसे क्षोभ मंडल से जैसे ये संताप मंडल में गई, ये आपका संताप मंडल है, तो संताप मंडल में जैसे ही क्षोभ मंडल से गई ये गैस कौन, क्लोरो सीएफसी, तो ये सीएफसी से क्लोरीन और ब्रोमीन क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक, फिर सीएफसी का प्रभाव क्या पड़ता है, अब ये सीएफसी जो यहाँ पहुंच गई, ये सीएफसी ऊपर पहुंची, तो सूर्य की किरणें आने पर, जब सूर्य ऊपर से सूर्य की किरणें आएंगी ऐसे इस तरह से, तो क्लोरीन और ब्रोमीन के अणु ओजोन O3 को तेजी से तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ओजोन लेयर है, यहाँ पर O3 होती है, तो O3 को कौन तोड़ देता है, क्लोरीन और ब्रोमीन के जो अणु होते हैं, ये O3 को तोड़ देता है। ठीक, तो ओजोन जब भाई O3 जब टूट जाएगा तो ओजोन लेयर बनेगी कैसे, ओजोन लेयर भी हटेगी तो वहां छिद्र बनते हैं। ठीक, वही तो चीज बोल रहा है। फिर परिणाम क्या होगा, अंटार्कटिका क्षेत्र में वसंत ऋतु सितंबर अक्टूबर के दौरान ओजोन परत में बड़ा छिद्र दिखाई देता है, यही चीज। ठीक है, ये तो एक कारण है, इसके कारण तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। तो यूपीएससी अब इससे जब भी बनाएगा प्रश्न ओजोन लेयर से या ओजोन के बारे में कुछ भी प्रश्न होगा तो आपको इसको कर लोगे। फिर आगे हम देखते हैं ध्रुवीय बताग्र, यहाँ पर मैंने थोड़ी चर्चा की, लेकिन पोलर वर्टेक्स के बारे में थोड़ी और जानकारी लेना, क्योंकि यूपीएससी फिर से प्रश्न बना देगा इससे। ठीक है, तो ध्रुवीय बताग्र पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, ध्रुवी, अब देखिए ये आपके पृथ्वी है, तो ये 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री साउथ, और ये साउथ सॉरी नॉर्थ का 90 डिग्री, और ये साउथ का। नॉर्थ में आर्कटिक प्रदेश है, ठीक है, और नीचे आपका अंटार्कटिका प्रदेश है, समझ गए ना, अंटार्कटिका ये 0 डिग्री। तो ध्रुवीय प्रदेश में यहाँ पर ध्रुव है, ध्रुव है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर वायुमंडल की परतों में ठंडी हवा एक विशाल, अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो क्षोभ मंडल होता है, यहाँ पर जो थोड़ा सा मोटा होता है, यहाँ पर लगभग चौड़ाई कितनी होती है, 12 से 13 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है क्षोभ मंडल की। ठीक है, मतलब नीचे से आप ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर गैप कितने का मिलेगा, लगभग 12 किलोमीटर का मिलेगा, 12 या 13 किलोमीटर का। जब आप ध्रुवों में ऊपर जाओगे, नीचे से मान लो ये ध्रुव है, ध्रुव से आसमान की तरफ ऊपर जाओगे तो आपको लगभग 8 ही किलोमीटर में आपको क्षोभ मंडल के बाद संताप मंडल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा पर ये क्या हो जाएगा, आपको 12 किलोमीटर के बीच में ही 12 किलोमीटर पार करके आपको संताप मंडल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको अंतर भी पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इससे भी घुमा करके प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़े से जहां तक कोशिश है वहां तक बताया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ये तो क्लास बना करके आपको बताया जा सकता है, और क्लास अभी बनाना संभव नहीं है हमारे पास, क्योंकि समय का हमारे पास भी अभाव है। ठीक है, तो लगभग स्थायी और घूर्णन करने वाले क्षेत्र, फिर से पढ़ते हैं इसको। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर वायुमंडल की ऊपरी परत में ठंडी हवा का एक विशाल, वायु की ऊपरी परत में, ये ध्रुवों में, वायु की ऊपरी परत में, ये चीज देख रहे हो ना यहाँ पे, ये चीज इसी को बता रहा है। लगभग स्थायी घूर्णन करने वाले क्षेत्र चक्रवात है। ठीक है, ये चक्र देखिए यहाँ पर घूम रहा है ना, इसी को चक्रवात तो बोलते हैं, यही चीज तो है। ठीक, सर्दियों में मजबूत होता है, सर्दियों में आपको मैंने कारण बता दिया, होकर आर्कटिक की ठंडी हवा को ध्रुवों के पास रोकता है। ठीक है, आर्कटिक की ठंडी हवा को ध्रुवों के पास रोके रहता है, यहाँ पर इसको रोके रहता है, ये नीचे नहीं आ रही है, लेकिन गर्मी में क्या हो जाएंगी, नीचे आएंगी, तो इसको पहले रोके हुए इसके बारे में हमको पढ़ना है। स्ट्रॉन्गेस्ट जेट स्ट्रीम, यहाँ पर देखिए ये, इसके बारे में पढ़ो। ठंडी हवा को ध्रुवों के पास ही रोके रहता है, लेकिन जब यह कमजोर या विभाजित होता है, कब विभाजित होगा, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी और ऊपर गर्मी आएगी, तो ध्रुवों पर भी गर्मी पड़ेगी, तो गर्म हवाएं प्रवेश करेंगी, तो ठंडी हवा को एक्सपेंड कर देंगी। तो यह ठंडी हवा को दक्षिण या मध्य अक्षांशों की तरफ, देखो मध्य अक्षांश आपको पता है ना, अच्छे से पता होना चाहिए, नीचे की मध्य अक्षांश मतलब कि 0 से 30 डिग्री पर आपको उष्णकटिबंधी, फिर आपको यहाँ पर पोलर मिलेगा 60 से 90 के बीच में, तो बीच वाला जो क्षेत्र होगा इसी को तो मध्य अक्षांश बोलेंगे, मतलब बीच वाला अक्षांश, तो यही बोल रहा है। ठीक, ये बेसिक चीजें बिल्कुल 0 से एक एक चीज बताई जा रही है, लेकिन यह जब कमजोर या विभाजित होता है, यह ठंडी हवा को दक्षिण या मध्य अक्षांशों की ओर फैलने देता है, जिससे अचानक भीषण ठंड और बर्फीले तूफान आते हैं, खासकर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में। ठीक, तो ये उदाहरण हो गए, उत्तरी अमेरिका यूरोप में खास करके कैसे तूफान आते हैं, बर्फीले तूफान आते हैं, किस कारण से आते हैं, पोलर वर्टेक्स के कारण।
अब ये बहुत अच्छे से आप तैयार कर लोगे तो इसका 2026 में देखना आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बस आपको जैसे बता रहा हूँ बस ऐसे पढ़ते रहिए। और ये 2011 के ही प्रश्नों में ज़्यादा देर लग रही है। जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आगे इन चीज़ों को नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो फिर से पोलर वर्टेक्स का क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, 12 में, 14 में, 15 में कभी, या इससे कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछा गया तो हम वहां पर क्यों चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार बता चुके हैं। तो हम आपको कह देंगे कि आप पीछे जाकर देख लीजिए अपनी पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी, तो आपको बार बार वीडियो भी नहीं देखना है। हम बार बार ये भी नहीं कहेंगे कि आप वीडियो देखिए, बस आप एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। बस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर चीजें आपके हाथ में हो जाएंगी। फिर चलते हैं आगे। इसके कारण क्या, मुख्य बिंदु क्या है, ध्रुवी बताकर के लिए मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ध्रुवी बताकर होता क्या है। तो यह निम्न दाब का एक विशाल क्षेत्र होता है, लो प्रेशर का, ठीक है, जहां हवा पश्चिम से पूर्व, ऊपर आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो हमको पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है कौन सी हवाएं। अब आप देखो यहाँ पर, ये देखो इस तरह ऐसे घूम रहे हैं ना, पश्चिम से पूर्व। ध्रुवी बताकर के बारे में पता करनी, ज्यादा दिमाग ना लगाना इधर उधर। पूर्व की ओर घूमती है, जैसे ध्रुवी क्षेत्र की ठंडी हवा एक घेरे में बंध जाती है। अब देखो ध्रुवी क्षेत्र की जो ठंडी हवा यहीं पर फंस जाएगी, अब ये बाहर नहीं आ पाएगी, उसी के लिए बोल रहा है, ठीक है। कहाँ होता है ये आपको उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर होता है। ये आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा और ये यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अभी तो हमने ऊपर का ले लिया, नीचे भी होगा, एक स्थिति होगी, ठीक है। मुख्य रूप से संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर और क्षोभ मंडल दोनों में दिखाई देता है थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। कैसे काम करता है, मजबूत होने पर, ये कब मजबूत होगा, सर्दियों में होगा। ध्रुवी बताक मजबूत होता है और ध्रुवी हवा को ध्रुवों तक सीमित रखता है, ध्रुवों तक ही सीमित रखता है। जब ध्रुवी बताक बनेगा तो इसको ध्रुवों तक ही सीमित रखेगा, नीचे नहीं आने देगा, जिससे मध्य अक्षांशों में सामान्य सर्दी रहती है। मध्य अक्षांशों में भी थोड़ी थोड़ी सर्दी यहाँ की दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ तो सर्दी है ही है, इसका प्रभाव नीचे की ओर भी दिखाई देगा। कमजोर कब होगा, कमजोर होने पर, यह विभाजित होने पर क्या होगा, जब यह कमजोर होता है, मतलब कि गर्मी आती है, सूर्य की किरणें ऐसे पड़ रही होंगी, तब ये सूर्य किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी, तो धीरे धीरे यहाँ पर गर्मी आएगी। जब गर्मी आएगी तो क्या होगा, ये कमजोर होता है। और ऊपरी वायुमंडल में गर्म हवा के बढ़ने से, गर्म हवा यहाँ से देखिए, गर्म हवा अब ऊपर जाएंगी, ठीक है, ऊपर जाएंगी ये, तो यहाँ के जो ठंडी हवा इसको क्या करेंगी, पिघलाएंगी, यहाँ के बर्फ को पिघलाएंगी, यहाँ की ठंडी हवा को थोड़ी सी सामान्य करेंगी, ठीक है। तो ये लहरदार हो जाती है, देखो ये, अब ये ऐसे, जहाँ पर गर्म हवा गई यहाँ थोड़ी सी उठी, फिर ये नीचे आई, ये नीचे आई, ये ठंडी हवा भी तो नीचे प्रवेश करेगी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल पढ़ना है। जिससे जेट स्ट्रीम, तेज हवाओं की धारा बाधित होती है और आर्कटिक की बर्फीली हवाएं दक्षिण की ओर टूटकर फैल जाती है। अब इसे देखिए, अब विस्तार से बहुत ज़्यादा घुस करके हम नहीं समझा पाएंगे आपको, मतलब समझाने के लिए समझाओ, उससे क्या होगा, वीडियो लंबा होगा। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़े होगे तो आपका रिवीजन हो गया। आप चाहो तो अपनी बुक खोल करके वहां पर आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। अब इसके देखिए बहुत चीजें अच्छे से दी जा रही हैं, इनसे एक एक पॉइंट सवाल बनेंगे। अब आप सोचो कि इसके बारे में एक क्वेश्चन के बारे में सर इतना ज्यादा दे रहे हो आप, तो ये चीजें इसलिए दी जा रही क्योंकि आपके क्वेश्चन 2026 में अगर आ जाए तो आपसे छूटे ना, ठीक। अब इसका प्रभाव क्या होगा, जब यह दक्षिण की ओर फैलता है, कब, जैसे ये दक्षिण की ओर आ रहा है ना, ये पोलर वर्टेक्स, तो उसका प्रभाव क्या होगा, ये जब दक्षिण की ओर फैलता है तो इससे संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका का जो चित्र है आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये आपका अमेरिका, यहाँ तो ऊपर कनाडा हो गया और ये नीचे ये वाला चित्र, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा भी है ऊपर, और यूरोप, आप यूरोप वाला चित्र आप इधर देख लेना। यूरोप जैसे क्षेत्र में अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो नीचे भाई ऊपर का जो है, जब गर्म हवा प्रवेश करेंगी तो ऊपर की जो ठंडी हवा वो भी तो नीचे आएगी, तो मध्य अक्षांशों तक ये आ जाएगा। तो आपको देख रहे होंगे, ये देखो अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में ये चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो आर्कटिक ब्लास्ट, अत्यधिक ठंड होती है तो उसी को आर्कटिक ब्लास्ट बोलते हैं, और भीषण शीतकालीन मौसम की स्थिति पैदा होती है, कहां पर, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, ठीक है। फिर ओजोन परत, ओजोन के बारे में हम क्या है, आर्कटिक क्षेत्र में, थोड़ा वीडियो लंबा होगा और बीच बीच में मुझे पानी भी पीना पड़ रहा है क्योंकि गला मेरा पढ़ाते पढ़ाते सूखने लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, ओजोन, यह आर्कटिक में ओजोन परत के क्षरण, ओजोन होल से भी जुड़ा हुआ है, कौन, पोलर वर्टेक्स, क्योंकि ध्रुवीय भंवर के अंदर बहुत कम तापमान पर विशेष बादल बनते हैं। जब ध्रुवीय भंवर बनता है इसमें, तो यहाँ पर बहुत कम तापमान पर भी कुछ बादल ऐसे बनते हैं जो क्या करते हैं, ध्रुवीय भंवर के अंदर बहुत कम तापमान पर भी विशेष बादल बनते हैं, कुछ विशेष बादल होंगे जो कम तापमान पर भी बन जाते हैं, ठीक है, जो ओजोन नष्ट करने वाले रसायनों को सक्रिय कर देते हैं। ओजोन नष्ट करने वाले रसायन कौन से होते हैं, CFC होती है, यही टूट करके क्या ऊपर जाती है संतापमंडल में, तो क्लोरीन और ब्रोमीन बनती है। क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करती है, सूर्य की किरणों से, सूर्य की जो किरणें आती हैं इससे क्या होता है, इनके अणु क्या होते हैं, तोड़ करके ओजोन को क्या करती है, तोड़ देती है, ओजोन को तोड़ देती है। जब ओजोन जो है टूट जाएगा, इसके बॉन्ड ओ इस तरह से हो जाएगा, या O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, इस तरह से कुछ बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओजोन का क्षरण हो जाएगा। जब ओजोन का क्षरण होगा तो ओजोन जब वहां बनेगी नहीं, तो फिर ओजोन का मतलब क्या, ओजोन लेयर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये इसका कारण एक और है, ध्रुवीय भवन जब बनता है तो उसके कारण भी ऐसा होता है, कुछ बादल ऐसे बनते हैं जो भाई ऐसे देखो, अब ये 0 डिग्री है, मतलब कि 90 डिग्री है, ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको ले लेते हैं कि ये ध्रुव है, ध्रुव पर क्या होगा, 8 किलोमीटर तक ही
क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर संताप मंडल है। तो कुछ बादल यहाँ पर पोलर वर्टेक्स के कारण बनते हैं जो ऊपर संताप मंडल में जाएंगे बादल। जब बादल जाएंगे तो संताप मंडल में भी क्या करेंगे, ब्रोमीन, क्लोरीन, सीएफसी वगैरह बनेगी। जो नीचे सीएफसी वगैरह आई है ना, हवा से ऊपर नीचे आई है, तो ये हवा भी ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो यहाँ पर भी ओजोन परत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना, सिंपल आपको जानते रहना है कि रसायन को सक्रिय करते हैं। ठीक, फिर आगे हम चलते हैं। अभी देखिए यहाँ से यूपीएससी बना देगा कि संताप मंडलीय बादल क्या होते हैं। इसके बारे में एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं आप, देख लीजिए इसके क्वेश्चन को देखिए संताप मंडलीय बादलों के बारे में, कि ये संताप मंडलीय बादल के बारे में कहीं ना यूपीएससी का अगर एक पॉइंट को उठाया और इसके बारे में अगर बना देगा स्पेशल प्रश्न, तो आपका ये भी प्रश्न आपका हमारे हाथ में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को पढ़ना है। तो संताप मंडलीय बादल क्या होते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। तुरंत यहाँ पर चित्र बनाओ, तुरंत देखो कि ये ध्रुवीय क्षेत्र, ये यहाँ पर बादल बनेंगे। बनने में विशेष बादल हैं जो बेहद ठंडे तापमान, लगभग 78 डिग्री सेल्सियस पर भी, उससे भी कम तापमान पर कौन से बादल बनते हैं, ये संताप मंडलीय बादल के तापमान बनते हैं। आमतौर पर सर्दियों के दौरान बनते हैं और नीले, हरे, बैगनी और गुलाबी रंग इंद्रधनुषी मोती जैसे दिखाई देते हैं। इन्हें बोला क्या जाता है, पर्ल मदर बादल भी कहते हैं इनको। अब यूपीएससी रख देगा पर्ल मदर बादल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या ये संताप मंडलीय बादल होते हैं, ये वायुमंडलीय क्षोभ मंडलीय बादल होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए कि संताप मंडलीय बादल क्या होते हैं और क्षोभ मंडलीय, संताप मंडलीय तो बादल नहीं बनते। आप कंफ्यूज हो गए, वहीं पर कॉमन सेंस भी आपका धड़ाम हो गया, फेल हो गया। तो आप हल्का सा पढ़े होगे, मतलब आपका नॉलेज थोड़ा सा बेहतर होगा, नॉलेज यहाँ से गेन कर लिया, आराम से क्वेश्चन कर लोगे। फिर क्या है, मुख्य रूप से जलवाष्प ऊपर जाती, बादल बनते तो जलवाष्पित होती, और नाइट्रिक एसिड के क्रिस्टल से बने होते हैं। नाइट्रिक एसिड आपको पता है, और ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही बादल जो होते हैं, आपको मैंने यहाँ पर भी बताया यही चीज़, कि ये बादल जो ऊपर जाते हैं ऐसे ही है, और ये ध्रुवों पर है, यहाँ पर ऊपर गए ध्रुवों में, ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर के ऊपर संताप मंडल मिला। संताप मंडल पर जो बादल बनेंगे संताप मंडलीय बादल कहलाएंगे। वो क्यों बनते हैं यहाँ पर मैंने बता दिया, और ये बड़े चमकदार होते हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, ध्रुवों पर आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इनको पर्ल मदर बादल भी कहते हैं, और जलवाष्प और नाइट्रिक एसिड के क्रिस्टल बने होते हैं, इसी कारण बनते हैं। ये ओजोन डिप्लेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तब आगे हम चलते हैं। अब आपको ये संताप मंडलीय बादल के बारे में, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पीएससी। अब हम पीएससी ही बोलेंगे इसको पब्लिक सर्विस कमीशन में समझ लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ठीक है, अब स्थानीय और ऊंचाई, ये पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है। कौन सी, संताप मंडल, आपको मैंने चित्र दिखाया था। ठीक है, ये 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। आपको पता है कि लगभग जो है क्षोभ मंडल, आपको मैं चित्र फिर से दिखा देता हूँ, ये है चित्र। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि उठा करके कॉपी कर लूँ और यहाँ पर लगा दूँ, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। दिख रहा है, ऊपर नीचे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे। अब देखो क्या करा है, मैं इसको माउस हाथ में लिया हूँ तो इसलिए अभी पेन काम नहीं करेगा। तो ये पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है, कौन, संताप मंडल। तो आपको पता है यहाँ पर ये आपकी संताप मंडल है, ये आपका संताप मंडल दिखा, ये आपका क्षोभ मंडल है, दिख रहा है ना, क्षोभ मंडल, ये आपका संताप मंडल है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर आपको पता है कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री विषुवत रेखा पर आप रहोगे, तो आप ऊपर जाओगे तो लगभग 13 किलोमीटर के ऊपर, 12 किलोमीटर के ऊपर, 15 किलोमीटर मोटा मोटा मान के चला है कि ये बादल कब बनते हैं, 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पृथ्वी जमीन से आप जो है ऊपर 15 किलोमीटर जाओगे, तब ये कौन से बादल बनेंगे, ये संताप मंडलीय बादल बनेंगे, फिर पीएससी बादल बनेंगे। जहाँ समान मौसम के बादल नहीं बनते, जहाँ समानता जो है मौसम के बादल नहीं बनते। मौसम के बादल तो आपको नीचे ही बनते हैं, क्षोभ मंडल में ही। फिर निर्माण की स्थिति क्या होती है, इनके बीच में बनने की अत्यधिक कम तापमान, लगभग कितना, -78 डिग्री के नीचे की आवश्यकता होती है, जो ध्रुवीय सर्दियों में मिलते हैं। आपको रंग इनमें क्या होता है, अब इनका रंग भी देखो आप, रंग इनमें विवर्तन, डिफ्रैक्शन के कारण सुंदर इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं, जिससे इन्हें पर्ल मदर या नेक्रेसियस बादल भी कहते हैं। ये दो नाम आप अच्छे से याद कर लेना कि पर्ल मदर, नेक्रेसियस बादल क्या होते हैं। यूपीएससी बादलों से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। अब आपसे पूछेगा तो आप कहोगे संताप मंडल में बादल तो बनते नहीं है, तो यूपीएससी ने कैसे पूछ लिया, तो हम इसके बारे में बाद में आपको, मतलब बात क्या है, अभी पढ़ लीजिए तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे हम चलते हैं। अब आप कहोगे कि ये सर इतना सारा क्यों दे रहे हो, तो ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको कोई भी प्रश्न इससे संबंधित अगर पूछा गया तो आपके ग्रिप में हो। ठीक है, ओजोन परत का प्रभाव क्या पड़ता है, ओजोन क्षरण अगर हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो संताप मंडलीय बादल होते हैं पीएससी, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसी रसायनों के लिए एक सतह प्रदान करते हैं। ठीक है, जब वसंत में सूर्य का प्रकाश लौटता है तो इन दो बादलों की सतह पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो जो क्लोरीन को अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव बनाती हैं, और यह ओजोन अणुओं को नष्ट कर देती हैं। ठीक,
बिल्कुल सही है। फिर ओजोन छिद्र के बारे में पढ़ते हैं। ये संताप मंडलीय बादल अंटार्कटिका और आर्कटिक, आपको दोनों प्रदेश पता है कहाँ पर है, हमने बता रखा था। ये आपका आर्कटिक के ऊपर और नीचे आपका अंटार्कटिका है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ओजोन छिद्र बनने की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं कौन? संताप मंडलीय बादल, जिससे हानिकारक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर, भाई अगर ओजोन परत ही हट जाएगी तो पराबैंगनी यूवी रेज हमें नुकसान पहुंचाएगी। अब इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्या भूमिका है, क्योंकि इसकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी इसकी बात हुई थी। अब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, सीएफसी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी एनवायरमेंट में सीएफसी संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो सीएफसी के बारे में भी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर सीएफसी का प्रश्न बन जाता है तो यूपीएससी आपसे अगर इससे पूछेगा तो आप इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ऐसे मानव निर्मित रसायन है जिनका प्रयोग, किनका? सीएफसी, मानव निर्मित रसायन है, याद रखना। सीएफसी पूछ लेगा, यूपीएससी क्या रख देगा कि ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है सीएफसी, तो आप तुरंत यहीं पर भ्रमित हो जाओगे। तो थोड़ा सा इसको याद रखना और इसके बारे में थोड़ा अपने स्तर से देख लीजिए। जिनका उपयोग रेफ्रिजरेंट मतलब फ्रिज वगैरह में और एरोसोल, यूपीएससी ने बनाया प्रश्न, अभी मैं दिखाऊंगा आगे, होता है। लेकिन ये समताप मंडल में जाकर ओजोन परत को नष्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे ये परत है क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल, तो ये ऊपर जाती है, बादलों के द्वारा ले जाया जाता है, ऊपर जाकर के समताप मंडल में ब्रोमीन क्लोरीन बनाते हैं और जो है समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत में छिद्र हो जाते हैं, वो उसके कारण क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज है वो हमें नुकसान पहुंचाती है, जिससे त्वचा कैंसर जैसे नुकसान होते हैं। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1998 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा देख लो। प्रोटोकॉल के तहत इनके उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सीएफसी पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन अब क्या किया गया कि वहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया कि सीएफसी का उपयोग नहीं होगा। अब सीएफसी की जगह कौन सा उपयोग होगा? अब इनके स्थान पर हानिकारक HCFC मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। तो ये भी सीएफसी बहुत ज़्यादा ओजोन को नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन HCFC उससे कम नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन नुकसान तो ये भी पहुंचा रही थी। तो बाद में इसको भी बंद कर दिया गया कि इसको भी उत्पादन न किया जाए, ये भी। फिर इसके बाद क्या इस्तेमाल किया गया? HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्या हुआ कि ये तो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती, जो HFC है ये ओजोन को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन किसको नुकसान? ये बहुत तगड़ी जो है ग्रीन हाउस गैस है, मतलब बहुत मजबूत जो है खतरनाक स्तर पे क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, मतलब हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है। तो दिक्कत ये हो रही है कि हम कुछ भी यूज कर रहे हैं वो हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रही है। तो अब इसके बारे में हमको सीएफसी के बारे में पता होना चाहिए। सीएफसी क्या है? ये गंधहीन। अब मान लो सीएफसी के बारे में यूपीएससी प्रश्न बनाता है, क्योंकि गैसेस के बारे में यूपीएससी बहुत प्रश्न बनाता है, तो गैसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। गैसेस के बारे में अगर प्रश्न बन गया तो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी हर बार बनाता है गैसेस से, हर साल मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो ये गंधहीन, स्वादहीन, कम ज्वलनशील और रासायनिक रूप से स्थिर होते हैं। कौन? सीएफसी। ये कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणु से बने होते हैं। यही तो क्लोरीन ऊपर जाकर के ब्रोमीन और क्लोरीन चेंज होते हैं, और यही जाकर के क्या करते हैं, ओजोन के अणुओं को तोड़ते हैं, ओजोन 3 को तोड़ते हैं, मतलब O3 को तोड़ते हैं सूर्य के प्रकाश में। सूर्य की किरणें जब आती है तो ये ओजोन की लेयर को तोड़ते हैं। ओजोन लेयर टूटेगी तो सूर्य से आने वाली यूवी रेज हमें नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है। परमाणु से बने यौगिक हैं जो मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, ठीक है। मतलब यहाँ तो बताई दिया गया। सीएफसी के उपयोग क्या होते हैं? पहले उपयोग क्या होते थे, अब उपयोग बंद हो गया। किससे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन में यूज होता था, तो इसको बंद कर दिया गया कि अब सीएफसी यूज नहीं होगा। एरोसोल में भी नहीं यूज होगा। फोम बनाने वाले जो एजेंट होते थे, जो आपके सोफा वगैरह में यूज होते थे, गद्दे वगैरह में यूज होते थे फोम, उसमें भी सीएफसी भरी जाती थी, तो उसके भी एजेंट होते थे, ब्लोइंग एजेंट, और इसको भी बंद कर दिया गया कि यहाँ पर भी सीएफसी का यूज नहीं होगा। सॉल्वेंट में विलायक के रूप में कहीं पर यूज होता था, तो उसको भी बंद कर दिया गया कि इसका भी यूज भी नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या हो गया, सीएफसी का उपयोग बंद हो गया। पहले उपयोग होता था लेकिन अब बंद हो गया। ठीक, तो पता होना चाहिए कि क्या बंद हो गया। अब इसके बाद HCFC आया, HCFC को भी बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद HFC आ गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को नुकसान नहीं करता, ओजोन परत को नुकसान नहीं करता, लेकिन ये बहुत खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। सीएफसी का अंतर प्रवाह, यही तो प्रश्न पूछा था, अंतर प्रवाह। तो हानिकारक क्या होता है? ओजोन परत का क्षरण जब सीएसपी समताप मंडल में पहुंचते हैं तो यूवी रेज, यूवी विकिरण उन्हें तोड़ देता है, जिससे क्लोरीन परमाणु निकलते हैं। ठीक, ओजोन नष्ट करना, ये क्लोरीन परमाणु O3 के अणुओं से प्रतिक्रिया करके उन्हें ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है। स्वास्थ्य पर असर क्या होता है? ओजोन परत के पतला होने से पृथ्वी पर यूबी अल्ट्रावायलेट बी किरण जो होती है, हमने सी बताया ना, सी, बी और ए। सी भी बहुत खतरनाक होती है, ए थोड़ी ठीक होती है, पहुंचती है, जिससे त्वचा कैंसर और अन्य अनुवांशिक क्षति का खतरा बना रहता है। तो इसमें यूपीएससी इस तरह से स्वास्थ्य पर असर क्या पड़ेगा, ओजोन को किस तरह नष्ट कर रहा है, और ओजोन परत का क्षरण किस कारण से होता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में भी यूपीएससी प्रश्न बना सकता है आपसे। ठीक है, तो ये सिंपल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके नियंत्रण और विकल्प क्या है, तो ये तो आपके एनवायरमेंट क्षेत्र में आ जाएगा। विकल्प क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सीएफसी के ओजोन क्षयकारी प्रभाव को देखते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत इनके उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात की गई थी, किया जा रहा है। ठीक है, विकल्प क्या है? सीएफसी की जगह हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और फिर हाइड्रो, इसको बाद में ये भी नुकसान कर रहे थे ओजोन को। सीएफसी बहुत ज्यादा नुकसान कर रही थी और HCFC कम नुकसान कर रही थी, लेकिन
ये भी कहीं ना कहीं ओजोन को नुकसान तो कर ही रही थी, तो हमने दोनों को बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। इसकी जगह हम क्या HFC यूज करने लगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन ये क्या होती है, ये बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। कौन? HFC ये। तो इसको भी विचार किया जा रहा है कि अब इसको कैसे समाप्त किया, ग्रीन हाउस गैस तो वैसे भी खतरनाक होती है, ठीक है। तो यूपीएससी गैस से संबंधित प्रश्न पूछता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। अब ये क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ, इसको आप पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर इसका टॉपिक नहीं है, एनवायरमेंट में हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की मुख्य विशेषताएं, रासायनिक संरचना, ये कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन और फ्लोरीन से ही बने होते हैं, ठीक है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, फोम बनाने, ये तो हमने पहले लिख ही दिया। इसका पर्यावरण प्रभाव हानिकारक होते हैं और ये भी अभी ओजोन परत के नुकसान पहुंचाते हैं और शक्तिशाली ओजोन गैस है, ये भी पता है आपको। ये ग्लोबल वार्मिंग में मदद करती है, कौन? HFC। फिर इसके बाद HFC यूज होने लगा, वो भी नुकसान करती है। समाप्ति, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तो हमने सब बता ही दिया, ये तो दोबारा मैंने वही चीज़ें लिख दी गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मुख्य विशेषताएं, ये तो हमने सारी चीज़ें 2 बार लग गए है ना, इसलिए जो है दिक्कत कर रहा है। अच्छा 2 बार नहीं लगा, एक ही चीज़ है ये। अब इसकी संरचना ये तो हमने बताई दी। उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये भी आपको पता चल गया। पर्यावरण प्रभाव ये भी बता दिया हमने। उत्सर्जन, ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, स्प्रे जो आप यूज करते हो, ठीक है, डिओड्रेंट वगैरह, उससे भी निकलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली संशोधन के तहत के माध्यम से HFC के उत्पादन उपयोग को धीरे धीरे कम करना किया जा रहा है, फेज डाउन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में पता होना चाहिए, ये आप जो है रोक करके पॉज करके देखिए कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता ही है, ठीक है। सल्फर मतलब आपके जब जलाने से निकलती है, तो उसके बारे में यूपीएससी ने पूछा है, तो उसको हटाकर यहाँ वाटर वेपर, ग्रीन हाउस, ओजोन 3 और फ्लोरिनेटेड गैसेज जो होती हैं, HFC, PFC, SF, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड, ये सारे जो है फ्लोरिनेटेड गैसेज होती हैं, इनके बारे में यूपीएससी प्रश्न बनाता है, तो इनको भी पॉज करके अच्छे से देख लेना कैसे निकलती हैं। ये सब यहाँ पर स्रोत दिया हो, PDF में भी दे देंगे, देख लेना। तो ये थोड़ा सा लंबा हुआ, एक प्रश्न को हमने इससे विस्तार से देखा। अब दूसरे प्रश्न को भी इसी तरह से देखेंगे तो हमारा काफ़ी हद तक यूपीएससी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। और बिल्कुल घबराओ मत, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करके देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अब क्या होगा, 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है, इसका मतलब नदियों से संबंधित यूपीएससी प्रश्न बनाता है, और उड़ीसा में उसे दूसरे नाम से जाना था। इसका मतलब है कि जैसे ये आप मान लो एक नदी है, ये निकल के जा रही है कहाँ से, झारखंड से, ये आपका मान लो झारखंड वाला रीजन है, JH, यहाँ पर इसका नाम कुछ और है, ठीक। जैसे ही ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, तो इसका नाम कुछ और हो जाता है, ठीक। तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में, अब एक दूसरी नदी भी है जो उड़ीसा से निकलती है, ठीक है, इसे मान लो, ठीक है, बाद में ये मिलती भी है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से दूर, बंगाली खाड़ी से कुछ दूर, यहाँ पर बंगाली खाड़ी है, यहाँ से कुछ दूर, ठीक है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है, वन्य जीवन और जैव विविधता का बहुत अच्छा स्थल है और सुरक्षित है। निम्नलिखित में वह स्थल कौन सा है, तो इसके बारे में आप देखोगे तो ये आपको भीतरकंड का क्षेत्र मिलेगा, जो वहाँ पर ये यहाँ पर मिलती है। तो ये कौन सी नदी है, इन नदियों के बारे में हमने यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए यूपीएससी नदियों संबंधित 2023 में प्रश्न पूछा, तो इसलिए आपको अच्छे से देखना है। फिर 24 में भी पूछा नदियों संबंधित, ये देखिए हमने इसीलिए लगा दिया कि इसलिए नदियों संबंधित जो प्रश्न है आपको अच्छे से देखने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने यहाँ मैप लगा करके भी बता दिया कि पहली नदी कौन सी है, आपकी ब्राह्मणी नदी है, तो जो झारखंड से निकलेगी ये ब्राह्मणी नदी है, लेकिन इसको झारखंड में क्या बोला जाता है, साउथ कोयल नदी बोला जाता है, दक्षिणी कोयल नदी, कोयल नदी, ठीक है। अब यही आगे चल करके ब्राह्मणी बन जाती है, ठीक, ब्राह्मणी, ठीक है। इसके बाद जो ये आपकी उड़ीसा से ही इसका उद्गम होता है, ये आपकी बैतरणी नदी है, ठीक। इसके बारे में दोनों मिलेंगे तो ये भीतरकनिका में आकर के मिलती है। एक और नदी है धारण नदी, उसके बारे में भी हम देख लेंगे, लेकिन यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा उसके बारे में हमको जानना है। अब क्या है कि भीतरकनिका के बारे में तो ये आंसर हो गया, लेकिन आपको बी नंबर चांदीपुर औंसी ये भी पता होना चाहिए, गोपालपुर औंसी ये भी पता होना चाहिए, सिमलीपाल के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इनसे घुमा के फिर प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा भी गया, देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। भीतर मैंग्रोव, मरकन्नन, लवण बेसिन, लवपाड़ा, नौपाड़ा, अनूप, कच्छकरण, ठीक। इस तरह से ये जो है यूपीएससी प्रश्न बनाता है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। अब इसके बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर जानकारी लेनी है कि इसका जो पहली नदी है वो उसका स्रोत क्या है, झारखंड है, और उड़ीसा में प्रवेश करने पर इसका नाम बदल जाता है। तो यह नदी ब्राह्मणी नदी है, झारखंड में इसको दक्षिणी कोयल कहते हैं, उड़ीसा में इसको ब्राह्मणी बोलते हैं, ठीक। फिर दूसरी नदी कौन सी है, उड़ीसा है, उड़ीसा में दूसरी नदी, इसका स्रोत उड़ीसा में ही है, ये आपका ये देखो बैतरणी नदी यहाँ पर होगी, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, ये क्षेत्र में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो गोला लगाया है ये क्षेत्र का लगाया गया है कि ये क्षेत्र है, ठीक है। दूसरी नदी कौन सी, बैतरणी नदी है, इसका संगम कहाँ होगा, बैतरणी और ब्राह्मणी नदी का बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले संगम बनती है, यही तो प्रश्न पूछ रहा है। देखो प्रश्न, ये जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर, यहाँ से पढ़ो, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व, समुद्र में जाने से पहले, मान लो ये समुद्र है, यहाँ जाने से पहले ऐसे स्थान पर संगम बनाते हैं
संगम बनाता है यहाँ पर, मान लो जो बंगाली खाड़ी से कुछ ही दूर है, बंगाली खाड़ी से कुछ ही दूर है, ठीक है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर। तो यह स्थल कौन सा? भीतरकनिका। तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। भीतरकनिका की विशेषताएं ये है आपको। अब यहाँ पर मैं बताऊं कि आपको बोल दूं कि आप अपने स्तर से पढ़ लेना, इसको अपने स्तर से पढ़ लेना। चांदीपुर ऑन सी के बारे में आप अपने स्तर से पहुंच करके पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि एक एक विषय के बारे में ये पढ़ना ही है, ठीक है। इसके बारे में हमको बताना ही है। जैसे गोपालपुर ऑन सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिमलीपाल, इसके बारे में, सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा दे दिया। तो इसको पॉज करके आप अच्छे से पढ़िए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। फिर आपको बायोस्फीयर पर रिजर्व 18 के 18 आपको पता होने चाहिए कहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम आपको क्या करना है, हमने ये लिस्ट तो दे दी, जब आप इसकी पीडीएफ निकलवाना तो आप अपने स्तर से इसकी चाहे तो फोटो कॉपी निकलवा लेना, या तो आप कंप्यूटर में या पीडीएफ में, जैसे लैपटॉप पे, टैबलेट पे जैसे पढ़ते हो वहाँ पढ़ो। साथ में एक काम करना है कि इसी के बगल में एक पेज और जोड़ करके, या अपने हाथ मतलब कि हैंड आउट नोट्स हो, उसमें जो है आप बाहर नोट्सों में लिख लेना, नोटबुक में इनके बारे में। जैसे कि मान लो कि ये नीलगिरी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है, तो नीलगिरी के बारे में ऐसे जो नदी हो उसके बारे में ऐसे डाल लेना। मान लो कोई पर्वत पठार है तो पर्वत पठार के बारे में आप अच्छे से डाल लेना, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं उनके बारे में देख लेना, और जीव जंतु जो मिलेंगे उनके बारे में ये देख लेना कि आयुष यानी स्टेटस क्या है इनका, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसे फिर साइट्स में क्या स्थिति है, ठीक। इसके साथ साथ और क्या देखना है आपको, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आपका 1972 का है, 1972 का भारत का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बारे में भी आपको देख लेना। तो उसके बारे में, सभी के बारे में इतना आप काम करोगे तब जा करके जो है आपका पेपर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा है, अब देखिए यहाँ पर हमने कोल्ड डेजर्ट है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, सबके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बता रखा मैप के थ्रू। अब आप मैप से देखोगे, खुद से तैयारी करोगे, देखोगे, सीखोगे, खोजोगे, तो ये जो है आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है अपने स्तर से। देखिए सब कुछ मैं नहीं करा सकता, कुछ चीज़ें तो आपको खुद से करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब इस प्रश्न को करिए, सिंपल हम लोग पहले पढ़ते हैं फिर प्रश्न को करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अब आपको यह पता होना चाहिए उष्णकटिबंध कहाँ होता है। आपको ये 0 डिग्री है, मतलब ये पृथ्वी, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है। इसके आसपास जो मिलने वाले प्रश्न, मान लो 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री आपके साउथ में, ठीक, नॉर्थ साउथ के बीच वाले क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे। थोड़ा ऊपर भी मिल सकते हैं, थोड़ा नीचे भी मिल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है क्योंकि हम लोग तो इसको पढ़ने की वजह से बांट रखे हैं अलग अलग क्षेत्रों को, लेकिन प्रकृति ने हमको बांट नहीं रखा, ठीक है। प्रकृति के हिसाब से ये थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि जहाँ पर 200 डिग्री 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होगी वहाँ पर आपको वर्षावन मिलेंगे, ठीक है। इसको उस आधार पर भी देखा जाता है। तो इसको ऐसे पढ़िए कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन अर्थात सदाबहार वन, ठीक है, काट दिया जाए। यहीं पर रिवीजन भी करना है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ो भाई, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसको जो यहीं पर रिवीजन भी करते चले जाना है। इसीलिए बहुत आराम आराम से पढ़ो, घबराना नहीं है बिल्कुल। ये तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित, मतलब शीघ्र ही पुनर्योजित नहीं हो पाता है। कौन? बीज। मान लो कि ये आप पढ़ो फिर से प्रश्न, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है अगर काट दिए, मान लो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, अब ये क्या है, इसको जो है आपने काट दिया, काटने के बाद क्या होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आपको जो है, मान लो कि 0 डिग्री ये है, 10 डिग्री तक तो आपके वर्षावन मिल रहे थे, इसके ऊपर आपके पर्णपाती वन मिलेंगे जो 150 डिग्री सेल्सियस या सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश में होते हैं। पर्णपाती वन ये ऊपरी अक्षांश में मिलेंगे आपको, मतलब कि उष्णकटिबंधीय से थोड़ा सा ऊपर, ठीक। उष्णकटिबंधीय, अब आप इससे जो है घबराना नहीं कि जो है सर कैसे बता रहे हो। 0 डिग्री से 30 डिग्री तक आपका ये क्षेत्र जो है गर्म क्षेत्र होता है, लेकिन जो वर्षावन मिलते हैं ये आपके 10 डिग्री सेल्सियस तक ही मिलेंगे, 5 डिग्री 10 डिग्री। लेकिन कुछ जो है क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे अब हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है बारिश, ये आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र होता है, यहाँ पर भी मिलते हैं। जब ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पर भी आपको सदाबहार वन मिलेंगे और अंडमान निकोबार में मिलेंगे। तो उसके आधार पर भी हम लोग अलग अलग से भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको समझने के स्तर से सवाल को समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हमारे झड़ जाते पत्ते, उनके बारे में, पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं होते। कौन? सदाबहार वन। ऐसा क्यों होता है कि शीघ्र पुनर्योजित, मतलब दोबारा क्यों नहीं हो पाते, रीजनरेट क्विकली क्यों नहीं हो पाते हैं? तो इसके बारे में, वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। ये आपको क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? तो आप इसके बारे में बताओ हमको कमेंट करके। पोषक तत्व क्या होता है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, यहाँ पर मिट्टी में जो पोषक तत्व मिलते हैं ये बह जाते हैं, लिंचिंग हो जाती है इनकी, ठीक है। फिर एक कारण ये है, ठीक, एक कारण आपका ये है, ठीक। अब ये मुख्य कारण आपको बताना है, जो सबसे बेहतर आंसर होगा वही बताना है। फिर वर्षा वनों में वृक्षों के प्रवर्धा, अब हिंदी है नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश देख लो। प्रोपोगल्स ऑफ ट्रीज
इन रेन फॉरेस्ट हैव वेरी पुअर वाइबिलिटी। जीवन क्षमता उसकी दुर्बल होती है। जो यहाँ पर उगने वाले जो पेड़ होते हैं उनकी जीवन क्षमता दुर्बल होती है। क्यों होती है? मान लो ये वर्षा वन में छोटा पेड़ यहाँ पर, मान लो ये आपके बहुत घने पेड़ होते हैं, इनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है, तो सूर्य का प्रकाश जो है नीचे नहीं जा पाता। तो ये जब पेड़ उगेगा तो इसको क्या है कि भाई ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी CO2 चाहिए। CO2 तो मिल जाएगा, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण कब बनाएगा? जब इसको सूर्य की एनर्जी मिलेगी, सूर्य की रोशनी मिलेगी। सूर्य की रोशनी मिल नहीं पाती तो बहुत कम चांसेज होते हैं कि ये ऊपर बढ़ पाते हैं, यहीं पर मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये कारण तो है, ये भी मान सकते हो, ये भी है। ठीक है। वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं, ये भी मान सकते हो, ये भी सही है, क्योंकि क्या होता है कि इनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता तो धीमी गति से होता है। फिर विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा का अतिक्रमण कर देती हैं, ये भी सही है। ठीक। अब आप ये कहोगे कि सर जब सभी सही हैं तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसके ये 3 नहीं होंगे। इसका कारण क्या है कि सबसे अच्छा बेहतर उदाहरण कौन सा होगा? सबसे अच्छा, सारी कंडीशनों को हटा दो। मान लो कि यहाँ पर ये वर्षा वन में वृक्षों के प्रवर्धा की जीवन क्षमता दुर्बल होती, मान लो जीवन क्षमता दुर्बल ना हो, तेजी से बढ़ जाए, तो कारण गलत हो जाएगा। फिर वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं, कुछ हो सकती है कुछ तेजी गति से भी बढ़ती हूँ, तो इस कारण से भी गलत हो गए। विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा का अतिक्रमण कर जाती हैं। जरूरी थोड़ी है कि जो है विदेशी प्रजाति आए ना आए, अगर विदेशी प्रजातियां वहां पर प्रवेश ना करें तब क्या होगा? तो इस कारण से ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका सबसे बेहतर उदाहरण वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो मृदा पेड़ को उगने में दिक्कत होगी। भाई पेड़ को, मान लो ये पेड़ है, इसको पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो कैसे बढ़ेगा? बाकी अन्य कारण तो बढ़ने में मदद भी कर सकते हैं, मतलब मदद का मतलब ये कारण तो जरूरी थोड़ी कि ये प्रभावित ही करें। मेन कारण इनमें से कौन सा है? मेन कारण आपका पहला है, तो ये आप जो है पहला आंसर को अच्छे से देखना, बाकी अन्य कारण भी होते हैं। ठीक है। अब ये प्रश्न रिपीट किया है। अब देखिए वर्षा वन, पर्णपाती वन, इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो यूपीएससी ने 2023 में पूछा। देखो कटहल के बारे में, महुआ, सागौन, ये कौन से पर्णपाती वन है? अब आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे पर्ण होते हैं। तो जब भी आप पढ़ो तो इनके बारे में, इनकी प्रजातियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रजातियां होती। कटहल कैसा वन है, महुआ कैसा वन है, सागौन कैसा है। ठीक है, ये कैसे वन होते हैं। फिर इनके, अब देखिए यूपीएससी ने 2023 में प्रकृति कैसी रही। अब यूपीएससी की प्रकृति केवल 1 कथन सही, केवल 2 कथन सही, सभी 3। ये इससे पहले 2011 के प्रश्नों में नहीं देखने को मिलता था। कोई भी प्रश्न आप देखोगे 2012, 13, 20 तक नहीं देखने को मिला, लेकिन 21, 22 से थोड़ा थोड़ा, ये 22 से खास करके 22 में 5-6 प्रश्न पूछे गए और 23 में इनकी बमांडमेंट हो गई। ठीक है। तो इसलिए आपको ये तैयार करने में थोड़ा सा कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से तैयार हो, और एग्जैक्ट जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक इन प्रश्नों को करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कथन? अब ये देखिए 63 में भी यही प्रश्न पूछा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसका मतलब है, अब यही देखिए, ये देखिए वर्षा वन की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है। अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यहीं पर आपको पता चल गया कि वर्षा वन में यही प्रश्न सेम टू सेम ऑप्शन उठा करके यहाँ पूछा। देखो 63 नंबर प्रश्न में 2023 के पूछा। अब आपको ये पता है तो आपको ये पता कि पोषक तत्व कहाँ होते हैं, ये तो गलत हो गया। जैसे आपको अच्छे से पता होगा कि ये गलत है तो तुरंत आपका एक गलत तो एक सही, ये आंसर आपका डी तुरंत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रश्नों को अच्छे से पता होना चाहिए। फिर देखिए 2025 में ये प्रश्न 37 नंबर और 40 नंबर प्रश्न आप देखना अपने बुक में, जहाँ पर अभी आपके पास पेपर हो। अभी देखिए स्पेशल पूछ रहे, पिकॉक ट्रैंकुला, ये कैसा प्रश्न? प्राकृतिक आवास में केवल कुछ वनों तक सीमित है। अपने प्राकृतिक आवास में ये वृक्षित जाति है। अब वृक्षित जाति के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सी जाति अगर कोई चर्चा में चले तो तुरंत आपको दर्ज रखना है। फिर वर्षा वन, ये देखिए ऑप्शन में, पृथ्वी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। महासागरों पर उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं वर्षा वन। वर्षा वन के बारे में आपको अच्छे से, तो पेड़ों के बारे में अच्छे से पता होगा, वनों के बारे में। तो यूपीएससी के बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपके प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये आप पॉज करके इसको देखो, पढ़ो। ठीक है। अब हम सब चीज़ की चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा और आप लोगों को जानकारी पीडीएफ में तो मिल ही जाएगी। ठीक है। तो आप अपने स्तर से तो पढ़ ही सकते हो। वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आपको इनको जो है इनका वितरण भी देखना है। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है तो कहाँ पर आपको सदाबहार वन मिलेंगे, कहाँ पर आपको पर्णपाती वन मिलेंगे, कहाँ पर आपको शंकुधारी वन मिलेंगे। ठीक है। इनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं। वर्षा वन में वृक्षों की प्रवर्धा, क्यों जीवन क्षमता दुर्बल क्यों होती है? हमने एक एक ऑप्शन को, यहाँ के एक एक ऑप्शन को उठा करके यहाँ पर डिस्कस किया है कि वर्षा वन के पेड़ अक्सर छाया सहिष्णु होते हैं, मतलब सेट टॉलरेंट होते हैं। उन्हें घने छत्र की सुरक्षा चाहिए। जब वन काट दिया जाता है तो खुली धूप और बदलते पर्यावरण में इनके बीज और पौध जीवित नहीं रह पाते। इस कारण प्राकृतिक पुनर्जनन धीमा हो जाता है। ठीक, यही चीजें तो हमने बताई अभी। फिर वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। वर्षा वन की प्रजातियां दीर्घायु होती है, उनका विकास धीमा ही होता है। ये कारण सारे सही थे, लेकिन सबसे बेहतर कारण कौन सा था? वो हमारा एक था, क्योंकि ये मेन कारण है। क्योंकि बारिश होती है और वर्षा की जो जमीन की जो मिट्टी की जो पोषक तत्व की क्षमता है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। बारिश इतनी ज़्यादा होती है तो वो क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाती है। अब इनके बारे में आप अच्छे से देख लेना। ठीक, अब हम इसके बारे में एक एक प्रश्न के बारे में मतलब इतना ज़्यादा बताएंगे तो फिर इससे क्या होगा, वीडियो लंबा होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा सबसे प्रमुख कारण ए पोषक तत्व कमी, लेकिन अन्य कारण बी सी डी भी योगदान करते हैं, लेकिन वे द्वितीय के सहायक कारण है। ठीक है, इसलिए इसका कथन गलत हो गया। बाकी अब इसके बारे में विदेशी प्रजातियां क्यों नुकसान पहुंचाती है ये सब आप देखना। फिर आगे चलते हैं अब इसके बारे में प्रश्न को
हिमालय पर्वत प्रदेश मतलब हिमालय क्षेत्र जाति विविधता की दृष्टि अत्यंत समृद्ध है। जाति विविधता का मतलब यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब जीव जंतु वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, प्रश्न में बोल रहा है हिमालय रेंज, हिमालय पर्वत प्रदेश का मतलब रेंज क्षेत्र हो गया। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लीजिए। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उपयुक्त है? मतलब यहाँ पर जैव विविधता क्यों मिलती है, इसका कारण क्या हो सकता है? यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। आपको पता है हिमालय क्षेत्र में ऊपर है, हिमालय है, तो हिमालय में बारिश कम होगी, तो यहाँ पर तो अधिक बारिश बोल रहा है, तो इस आधार पर इसको गलत किया। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो है, जैसे मान लो कि पर्वतों पर आप ऊपर जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेशों की भी कुछ ना कुछ विशेषताएं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की भी कुछ ना कुछ विशेषताएं मिलेंगी। तो जीव भौगोलिक क्षेत्र वही तो होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय की तो विशेषताएं नहीं मिलेंगी, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय और वहां पर पेड़ पौधे मिलते हैं ना, टाइगा वनस्पति के भी पेड़ मिलते हैं। हाँ, इस तरह से शंकुधारी वन भी मिलते हैं। तो शंकुधारी वन आपकी जीव भौगोलिक उच्च अक्षांशों में मिलेंगे ना, और ये हिमालय में मिलेंगे। तो हिमालय तो आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही है, थोड़ा सा ऊपर मान लो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इस वजह से इसको जो है जैवभौगोलिक क्षेत्र का संगम है ये मान सकते हैं, लेकिन अभी हमको तीसरा भी पढ़ना है। इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातीय प्रवेश नहीं कराई जाती। अरे भाई, यहाँ पर कैसे कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर विदेशज प्रजाति प्रवेश नहीं करेंगी? तो ये भी गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया कि विदेशज प्रजातियां तो यहाँ हो सकती है ना। लिखा है एक्जोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन रीजन, मतलब यहाँ पर नहीं पाई जाती है। ठीक, ये पर हिंदी में थोड़ा सा अलग लिखता है। यह मनुष्य का कम हस्तक्षेप है, यहाँ पर कम मान सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हस्तक्षेप तो बढ़ ही रहा है। हिमालय में पर्वतों में देख ही रहे हो कि हिम पर्वतों को काटा जा रहा है, तो ये प्रश्न इसीलिए बने गए हैं। तो इस कारण से आपके सारे ऑप्शन गलत होंगे, केवल बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको देखना, क्योंकि ये ऑप्शन जो है मैं तो पढ़े हुए हूँ, तो मैं तो आपको डायरेक्ट ऐसे बता देता हूँ, लेकिन आप लोग जब अपने स्तर से करोगे तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक, हम चलते हैं इनके बारे में, आप अच्छे से रोक करके पढ़ो, पॉज करके। ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, जीव भौगोलिक संबंध क्या? हिमालय एशिया के कई जीव भौगोलिक क्षेत्रों, इंडो मलायन, पेलियाट्रिक, इंडो चाइनीज आदि का संगम स्थल है। यही चीज है, इस कारण यहाँ के विविध प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, ऊंचाई विविधता समुद्र से ऊंचे लेकर ऊंचे हिमाच्छादित शिखरों का तक की ऊंचाई विभिन्नता से अलग अलग जलवायु और परिस्थिति तंत्र भिन्नते हैं। वर्षा और जलवायु विविधता, यद्यपि वर्षा और वनस्पति वृद्धि भी सहायक है, परंतु केवल यही कारण से पर्याप्त नहीं। ठीक है, मनुष्य कम है, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं। ठीक है, कम है लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है। उस आधार पर हमने कॉमन सेंस में इसको गलत किया, यहाँ पर इस तरह से बता रहा है, लेकिन वहां पर कॉमन सेंस में थोड़ा सा दिमाग उसी तरह से लगता है। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं, तो इसके बारे में और आपको हिमालय के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हिमालय के बारे में पूछा। हिमालय के बारे में हम कैसे तैयार करें, हमें कैसे और जानकारी होनी चाहिए? तो जैसे ये आपका ग्रेट हिमालय है, फिर आपका लेसर हिमालय है और शिवालिक चोटी, इनके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप 9th क्लास के एनसीईआरटी में जाओगे तो ये अच्छे से दिया हुआ है। तो 9th क्लास के एनसीईआरटी को आपको अच्छे से देखना है कि ये आपका पामीर नॉट है, फिर आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमालय श्रेणी, इसके बाद आपका पीर पंजाल, शिवालिक। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छे से देखना है। समझ में आया? इसका विभाजन नदियों के आधार पर भी किया जाता है यहाँ पर, कि पंजाब हिमालय आपका देखिए ये सिंधु जल से सतलज तक का क्षेत्र, यहाँ तक का क्षेत्र आपका पंजाब हिमालय बोला जाएगा इसको, पंजाब। फिर सतलज से यहाँ पर दूसरा कुमाऊं हिमालय, सतलज से काली नदी, काली नदी आपकी कहाँ पर है? ये आपकी इस तरफ है, तो ये आपकी काली नदी तक का क्षेत्र जो है क्या बोला जाएगा? इसको कुमाऊं हिमालय बोला जाएगा। फिर इसके बाद वाला क्षेत्र नेपाल में तिस्ता नदी तक का क्षेत्र, ये आपका नेपाल हिमालय बोला जाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक का क्षेत्र आपका असम हिमालय बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी पता होना चाहिए। ये आपको एनसीईआरटी में बहुत बेहतर तरीके से, हमने एनसीईआरटी के मटेरियल को ही ज़्यादातर उठाने की कोशिश करी है, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इनके क्षेत्र भी पता, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। शिवालिक श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ये सब अच्छे से जब पता होगी तो यूपीएससी इन्हीं से प्रश्न बनाता है। फिर अरावली इस समय चर्चा में चल रहा था, अरावली के बारे में भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, और ये विंध्य, सतपुड़ा, ये सब पता होना चाहिए, तभी यूपीएससी जब भी सवाल बनाएगा तो आप उसके करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, अब उससे तैयारी कर लेना। फिर आगे हम चलते हैं, इसको सिंपल पढ़ो। फिर देखो ओजोन से क्वेश्चन आया, ओजोन की उपस्थिति। ठीक, पृथ्वी की वायुमंडल में आयन मंडल आपको पता है, वो चित्र मैंने वहां पर लगाया था, यहां पर फिर से लगा दूं। ये इसको देखो, इंग्लिश में आपने देखना, हिंदी में देखना। ठीक है, अब आयन मंडल आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल, आयन मंडल कहाँ पर है आपका? ये आपका आयन मंडल है, वायुमंडल आयन मंडल। ठीक, नहीं दिक्कत है तो फिर से देख, आपको लग रहा होगा कि हमको जो है सर दिक्कत हो रही, हिंदी में दिखा दें कहाँ पर है। ये देखो आयन मंडल कहाँ है, वायुमंडल, बहिर्मंडल, यही वाला क्षेत्र, इसी के बाहर वाला क्षेत्र बोल रहा है ये आयन मंडल। ठीक,
तो इसके बारे में प्रश्न पहले करो, आयन मंडल के बारे में। कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध बनाती है। रेडियो संचार जो हमारा होता है उसको सुसाध बनाती है। ओजोन की उपस्थिति, ये ओजोन जो उपस्थित होता है को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है। अब बताओ, ये बताओ कि ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में है, और ये आयन मंडल की बात कर रहा है, ये वाला क्षेत्र। दोनों को मिला लो आयन मंडल, क्योंकि ये बहिर्मंडल है और ये आपका थर्मोस्ताप मंडल है। इन दोनों को मिलाकर आयन मंडल बोल देते हैं, मोटा मोटा इसको आपको देखना है, ठीक है। ऐसे तो इस, क्योंकि यहीं पर सैटेलाइट और ये रेडियो तरंगे वगैरह आपको यहीं पर रेडियो वगैरह के लिए सैटेलाइट वगैरह यहीं पर लॉन्च की जाती है, इसलिए इसको मोटा मोटा देखिए, अलग अलग बिल्कुल समझने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी। आपको मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जीएस में यही होता है, ठीक है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य अति, तो इस आधार पर देखिए, पहले तो आपको गलत हो जाएगा ना, पहला आपका गलत हो गया, क्योंकि ये क्या हो कह रहा है यहाँ पर ओजोन परत की बात कर, ओजोन परत यहाँ पर है नहीं। यहाँ देखो ओजोन परत से इसका लेना देना क्या है, ओजोन परत से, तो इसलिए पहला कथन आपका गलत हो गया। तो पहले के आधार पर एक कथन गलत हो जाएगा और सी कथन गलत हो जाएगा। ये तो बी होगा, ये तो डी होगा। समझ में आया? अब देखिए, रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है। रेडियो तरंग जो होती है उसकी तरंग कैसी होती है? दीर्घ होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है। लेकिन ये रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य तो बोल रहा है, लेकिन ये कहाँ, इसके लिए बोल रहा है कि वायुमंडल में आयन कहलाने वाली रेडियो संचार को सुसाध बनाती है। सुसाध कौन बनाएगा? आयन मंडल पर रेडियो तरंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आयन मंडल की रेडियो तरंग जो है क्या करती है, यहाँ से जो है, अब आप देखिए, सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होगी ये प्रवेश करेंगी और धरती से टकराएंगे, फिर वापस लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाएंगे। ऐसे ये क्या होती है, तीव्र गति से आती है, ऐसे तेज से इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से जब टकरा के जाएंगी तो ये लॉन्ग वेव इस तरह से। तो संचार कब होगा? जब आपकी यहाँ से टकरा कर जो वेव जाएंगी, यहाँ से टकरा कर यहाँ से टकराने के बाद वापस आ जाए। अब क्या होता है कि रेडियो तरंग, कुछ तरंगे जो ऊपर चली जाती हैं, शॉर्ट वेव मतलब कि इनकी तीव्रता थोड़ी सी तेज होती है तो ये बाहर चली जाती हैं, लेकिन कुछ तरंगे वापस आ जाती हैं, तो ये गड़बड़ करती है। इसी आधार पर ये गलत हो जाएगा हमारा। रेडियो तरंग की अति दीर्घ होती है, दीर्घ तो होती है, लेकिन ये चीज दीर्घ तो होती है, लेकिन ये क्या होती है कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू यहां से तो आती है, लेकिन जब ये संचार के रूप में ऊपर जाती है तो हमारे लिए इसको पलट कर वापस कर देना चाहिए, लेकिन पलट कर वापस नहीं करती, ऊपर निकल जाती हैं कुछ पलट के वापस आ जाती हैं। तो इस कारण से ये कथन भी हमको बहुत ज्यादा उचित नहीं लगता, क्योंकि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रही हो, तो हम इसको और अच्छे से बता दें। दिक्कत हो रही हो तो हम इसको और विस्तार से अच्छे से देख लें, क्योंकि इसको हो सकता है कई लोगों को दिक्कत हो रही है। देखो, पहले तो देखो, पृथ्वी की वायुमंडल में आयन कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध बनाती है। बिल्कुल सही है। सुसाध कैसे बनाएगी? तो ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। तो पहले तो ओजोन की उपस्थिति आयन मंडल में मिलेगी नहीं, तो इस कथन को पहले तो गलत कर दिया। जब हमारा पहला गलत हो गया तो ए कथन गलत हो गया, सी कथन गलत, या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक। अब हम रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है, अति दीर्घ होती है। पहली बात तो आप देखोगे कि अति बोल रहा है, तो इस कथन से भी इस तरह से भी आप इसको हटा सकते हो, लेकिन आपको ये देखना कि रेडियो तरंग होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य कहती है दीर्घ होती है, और दीर्घ होती है तो ये क्या होती है, जब यहाँ तक जाती हैं तो कुछ इसकी रेडियो तरंग ऊपर निकल जाती है आयन मंडल से। जब ऊपर निकल जाती हैं तो ये क्या होता है, संचार को बेहतर नहीं बना पाती। इस कारण से भी ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस कारण से डी आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। यूपीएससी ने इसका क्वेश्चन डी माना है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि डी होगा। बाकी इसके बारे में हमको और अच्छे से पढ़ना है। अब यूपीएससी ने देखिए पार्थिव विकिरण के बारे में यूपीएससी से प्रश्न पूछा, ये देखो। अब ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया कि इसको ये मिलता जुलता प्रश्न है। आप जब इसकी तैयारी करोगे तो यूपीएससी के अन्य प्रश्नों को आप अच्छे से कर लोगे। अब हम इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी की वायुमंडल में आयन मंडल, आइनोस्फेयर नामक परत रेडियो संचार को सुसाध बनाती है, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी विकिरण और एक्सरे द्वारा आयनित होती हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन आयन बनते हैं, ठीक। ये आवेशित कर रेडियो तरंगों जैसे हाई फ्रिक्वेंसी ये शॉर्ट वेव को अंतरिक्ष में जाने के बजाय पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे लंबी दूरी का संचार संभव होता है, ठीक। अब ये केवल एक कथन के बारे में पहले पढ़ते हैं कि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को परावर्तित नहीं करती। ओजोन की परत होती है वो रेडियो तरंगों को परावर्तित, रेडियो को तो भेजती हुई चली जाएगी ओजोन परत। ओजोन परत जो समताप मंडल में स्थित है, आयन मंडल में नहीं। इस आधार पर हम इसको गलत कर देंगे। पहला वाला कथन मुख्य रूप से सूर्य के हानिकारक पराबैंगनीकरण को अवशोषित कर लेती, ठीक है। इसको बारे में छोड़ते हैं आयन मंडल। फिर हम दूसरा कथन, रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य लंबी हो सकती है, लेकिन यह विशेषता स्वयं में संचार को सुसाध नहीं बनाती। इस कारण से ये गलत हो जाएगा, संचार को सुसाध नहीं बनाती है, ठीक है, इसलिए ये गलत। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है, तो रेडियो तरंग तो लॉन्ग वेव तो होगी, लेकिन ये संचार को सुसाध नहीं बनाती। इस कारण से हम इसको जो है गलत कर देंगे, ठीक है। संचार, यहाँ पर रेडियो संचार को सुसाध बनाने की बात कर रहा है, तो ये सुचार नहीं बनाती, ठीक है। इस कारण से हम इसको गलत कर देंगे, ठीक। प्रकृति ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। तब हम इस पर यहाँ पर क्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख लेते हैं। अब देखो रेडियो वेव जो है इसका जो है वेवलेंथ कितना लंबा है, ये देखो। फिर माइक्रोवेव का थोड़ा सा छोटा हुआ, इंफ्रारेड का छोटा हुआ, विजुअल लाइट का छोटा हुआ, फिर अल्ट्रावायलेट का धीरे धीरे देखिए फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर आवृत्ति इसकी कम होगी, और यहाँ पर देखिए आप फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहाँ पर, गामा रेज में, एक्सरे में, अल्ट्रावायलेट में आपको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दिखाई देगी, गामा में सबसे ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है।
और जैसे जैसे आप जो है गामा से रेडियो वेव की तरफ बढ़ोगे तो आपको फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम दिखाई देगी, लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा दिखाई देगी। यहाँ पर जब आप कहाँ से, रेडियो तरंग से आप जाओगे किधर, गामा की तरफ जाओगे तो आपको फ्रिक्वेंसी तो ज़्यादा दिखाई देगी फ्रिक्वेंसी, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उल्टा है। तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखना, अब इनके बारे में पढ़ लेना आप। यहाँ पर क्या क्या होता है, यूज्ड ब्रॉडकास्ट रेडियो टेलीविजन, यहाँ पर रेडियो तरंग का यूज करते हैं। फिर कुकिंग, रडार, टेलीफोन, अदर सिग्नल, ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ये हमने दे रखा है इस कथन के बारे में, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर भी अब हम चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि अब इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे तो उससे क्या होगा कि वीडियो लंबा होगा। आप अपने स्तर से देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी वैसे भी लंबा हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। अब यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना और एल नीनो से कैसे भिन्न है। अब आपको ला नीना और एल नीनो के बारे में पता होना चाहिए। अब ये प्रश्न क्या है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ के कारण ला नीना चर्चा में था, और ला नीना एल नीनो से कैसे अलग है। तो आपको पता होगा कि आप देखो जो एल नीनो होता है, तो आपको जैसे ये पेरू का तट है, पेरू के तट के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ये आपको साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका लंबा इसी बना है। अब यहाँ क्या होता है कि लो प्रेशर बना, ठीक। लो प्रेशर से क्या होगा कि जो हमारा भारतीय मानसून है, मान लो ये भारतीय मानसून है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस, बार बार बोलता हूँ 0 डिग्री आपकी रेखा, ठीक है। इसको मैं कहीं चित्र में देख लूँ क्या, इसका मैंने कहीं चित्र लगा रखा है, ये अब देखो यहाँ पे, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये क्या है स्थिति है, यहाँ पर ये ला नीना की स्थिति है, ला नीना की, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर में क्या होगा, हमारे इस तरफ लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ हाई प्रेशर से हवाएं क्या होंगी, लो प्रेशर की ओर जाएंगी, तो ये ला नीना की स्थिति होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मानसून होता है उसमें बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाता है जो है मानसून, उससे क्या होगा कि हमारे भारत वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है। और एल नीनो में इसका उल्टा होता है, यहाँ पर एल नीनो दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया पेरू के तट के पास क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बनेगा। तो लो प्रेशर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हल्का फुल्का हाई प्रेशर, मतलब कि हाई प्रेशर तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर की जो हवाएं होंगी यहाँ भी लो प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत लो प्रेशर होगा। तो यहाँ की हवाएं अपेक्षाकृत, यहाँ पर लो प्रेशर है लेकिन यहाँ भी लो प्रेशर, लेकिन अपेक्षाकृत ये क्या होगा, इससे कमजोर होगा, तो यहाँ की हवाएं क्या करेंगी, इधर चली जाएंगी। तो यही होता है, तो यहाँ हमारा मानसून क्या हो जाता है, नुकसान, मतलब हमारा मानसून उतना मजबूत नहीं होता है, तो हमारे यहाँ बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, सूखा जैसी स्थिति भी आ सकती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर एल नीनो ला नीना। अभी सिंपल पूछ रहा है एल नीनो ला नीना के बारे में, तो आपको ये प्रश्न अब अच्छे से करो, इतना बता दिया कि आप प्रश्न करोगे तो आपको अच्छे से पता होगा, कर लोगे। ला नीना विश्ववतीय हिंद महासागर में, अब पहली बात तो ये प्रशांत महासागर की घटना है, तो हिंद महासागर कैसे बोल रहा है, तो ऐसे ही ये देखो प्रशांत महासागर की घटना है ना, हिंद महासागर तो इधर मिलेगा आपको, ये घटना तो आपको प्रशांत महासागर में पूरी देखने को मिल रही है। तो पहली बात तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन गलत कर दोगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया, लेकिन पूरा पढ़ते हैं। हिंद महासागर समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चित्रित होता है, जबकि एल नीनो विश्ववतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान। बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन हिंद महासागर कैसे कह दिया, तो इस कारण से ये गलत हो गया। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर, एल नीनो का, ठीक है। ला नीना हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन बाढ़ भी आ जाती है, तो इस कारण से थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है। एल नीनो में क्या होता है, सूखा की स्थिति आती है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश ही नहीं होती, ठीक है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव, बाढ़ आती है तो कोई प्रभाव, तो इस कारण से यहां तक की लाइन तो ठीक थी, एल नीनो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, यहां तक तो ठीक था, लेकिन किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस कारण से गलत हो जाएगा। बाढ़ तो आती है ना भाई, तो कोई प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा, बाढ़ आती है, नुकसान करता है, ठीक है। तो इस कारण से भी ये भी गलत हो गया, तो एक और दो दोनों गलत है, इस कारण से डी आंसर आपका होगा। तो पूछ रहा है ना कथन कौन सा सही है, तो समझ में आया आपको। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में अच्छे से इंग्लिश भी दिया हुआ है, आप कहीं पर दिक्कत हो तो इंग्लिश भी पॉज करके आप देख लिया करिए, ठीक है। इनसे क्वेश्चन रिपीट किए हैं, लेकिन हम लोगों ने 2023, 24, 25 के क्वेश्चन लिए, तो वहां पर आपको ये ला नीना और एल नीनो क्वेश्चन नहीं बने, हमने नहीं लिए, लेकिन बीच बीच में एल नीनो ला नीना के प्रश्न मेंस में बने हैं, प्रीलिम्स में, इसलिए ला नीना एल नीनो को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके देखिए ये हमने दे दिया, तो आपको यहाँ पॉज करके इसको देखना है, ठीक है, पढ़ना है। फिर ला नीना ये दिया हुआ अच्छे से, ला नीना को अच्छे से पढ़ना है, एल नीनो को अच्छे से पढ़ना है, मैंने बता भी दिया। यही चीज़ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही चीज़ के बारे में यहाँ लिखा है, तो आप इसको बढ़िया से पॉज करके पढ़िए और पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। अब देखिए ला नीना एल नीनो तो पूछ लिया, अब यूपीएससी कहीं इंडियन ओशन डाइपोल से तो नहीं प्रश्न बना देगा, तो हमको इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। ये 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और आपका न्यूट्रल, ठीक है, मतलब कि समान, मतलब उसका कोई असर नहीं पड़ता। पॉजिटिव किस सेंस में लेंगे, हम अपने सेंस में, इंडियन ओशन डाइपोल है तो हम भारत के संदर्भ में याद करके, इसको याद करने के लिए हमने पॉजिटिव बनाया, क्योंकि हमारे लिए अच्छा माना जाता है। निगेटिव हमारे लिए नुकसान करेगा, न्यूट्रल में हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव कब होगा, जब ये अफ्रीका तट के आसपास जो क्या होगा कि पानी क्या होगा, गर्म होगा,
और जब गर्म होगा तो यहाँ बारिश होगी, अब बारिश होगी तो ये हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून में भी सहायता करेगा, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, अच्छा मानते हैं। अब ये क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया के तट के पास गर्म होगा, यहाँ बारिश कराएगा तो ये हमारे मानसून को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर बन गया, तो इंडियन का जो मानसून हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आना चाहिए वो आ नहीं पाता, और भारत ये मानसून मतलब हवाएं जो है ऑस्ट्रेलिया के तट पर चली जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग दो सेंस में लेते हैं। तो ये घटना जैसे एल नीनो ला नीना प्रशांत महासागर में हो रही थी, इंडियन ओशन डाइपोल ये आपकी हिंद महासागर में होती है, तो ये यही चीज आपको इंग्लिश में रख करके यूपीएससी बना देगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान मतलब कि सी सरफेस टेम्परेचर का एक अनियमित उतार चढ़ाव वाला पैटर्न है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर अफ्रीका के पास, ये पश्चिमी हिंद महासागर है अफ्रीका के पास, और पूर्वी हिंद महासागर इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास, ये आपका पूर्वी हिंद महासागर है, ये यहाँ देख लो आप इस तरह से, ठीक है, के बीच तापमान के अंतर है। यहाँ पर तापमान बढ़ा, फिर कभी यहाँ तापमान बढ़ गया, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के तट के पास यहाँ तापमान बढ़ गया, जो मानसून और अन्य मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। इसके मुख्य रूप से 3 चरण है, सामान्य, सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ। यूपीएससी इसी आधार पर क्वेश्चन बनाएगा, तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझाया बढ़िया से, और प्रश्न बनेंगे, आप लोग धैर्य होकर के पढ़िए बस अच्छे से, प्रश्न आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए मृदा का लवड़ी भवन, ये लवड़ीकरण है, यूपीएससी ने इतनी गंदी जो है ट्रांसलेशन किया है, तो हम लोगों को दिक्कत होती है। सेलिनाइजेशन इंग्लिश में देख लो, ठीक है। लवड़ी भवन क्या होता है, कि आपको सिंपल मैं बता दूं, जैसे मान लो कि ये आपकी, पहले प्रश्न करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद बताऊंगा, नहीं तो आप लोगों को जब बता ही दूंगा तो फिर प्रश्न करने का मतलब क्या है। सिंपल पढ़ते हैं, सिंपल देखो, हमको नॉलेज नहीं है, हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है, बेसिक चीजें पता है, कॉमन सेंस लगाएंगे, क्वेश्चन को करेंगे। हमको स्पेशलाइज नहीं बनना है, कि स्पेशल नहीं बनना है, कि हमको स्पेशल एक एक विषय के बारे में बेहतरीन तरीके से जाननी मतलब जानकारी होगी, तभी हम प्रश्न हल करवाएंगे। सिंपल देखो, प्रश्न आपके हाथ में हो जाएगा। अब क्या है, मृदा का लवड़ीकरण, ये लवड़ी भवन लिख दिया यूपीएससी ने, हम इसको लवड़ीकरण मानेंगे। मृदा में एकत्रित सिंचित जल, सिंचित जल का मतलब जो हम लोग सिंचाई करते हैं, सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिज को से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। सिंचित भूमि का मतलब पानी आप सिंचाई कहाँ करोगे, जो उपजाऊ भूमि होगी तो उसी के बारे में। तो यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। भाई नमक होगा, पानी क्या होगा, जैसे ये मान लो खेत है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो चीज बोली जा रही है सिर्फ वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ये खेत है, ये खेत है, ठीक है। अब ये खेत में क्या है कि पानी पड़ा हुआ है, ठीक। अब क्या, धूप बहुत तगड़ी पड़ी, पानी सारा वाष्पित होकर ऊपर चला गया, पानी वापिस वाष्पित हो गया, तो यहाँ क्या बचा, नमक बचा और खनिज बचे। अब ये खनिज नमक क्या हो गया, एक लेयर बना लिए पूरी ऐसे सिंचित भूमि पर, जो उपजाऊ भूमि हमारी उस पर लेयर बना लिए, और उसी उपजाऊ में जब लेयर बन जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पर जो फसलें वो उगी नहीं पाएंगी। इसके लिए क्या हो गया, लेयर बना ली, तो ये क्या हो गया, जो मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा अंदर जानी चाहिए वो ऑक्सीजन भी अंदर नहीं जा पाती, जो मिट्टी में ऑक्सीजन, तो ये भी मतलब कि इसकी लेयर को बंद कर देता है। तो यहाँ पढ़ो, ये कुछ मृदाओं को अपारगम बना देता है। इम्परमिएबल मतलब कि मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, मतलब कि पारगम, ऊपर से पानी भी नहीं, मतलब कि उसमें हवा भी नहीं जा पाती, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी हम रोकेंगे क्योंकि नीचे भी पढ़ेंगे। यह भौम जल स्तर को ऊपर से ले आता है। भौम जल स्तर से क्या मतलब इसका, पहली बार तो यही गलत हो गया। भौम जल स्तर से क्या मतलब इसका, ये मृदा के वायु कोषों को जल से भर देता है। जल जब खत्म ही हो गया, जल जब आपको उठ के वाष्पित होकर ऊपर चला गया, तो ये जल वायु अवकाश मृदा में, जैसे ये मृदा है, ठीक है, मृदा जब होती है ना तो ऐसे 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 होती है, तो इनके बीच में वायु के लिए स्पेस होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन छिपी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पानी भर जाता है तो वायु निकल जाती है, पानी आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, वायु अवकाशों को जल से भर देती है, तो वायु जो अवकाश है उसमें जल कैसे भर जाएगा, जल तो वाष्पित हो गया। तो उल्टा खुद ही यूपीएससी तुमको बोल रहा है कि प्रश्न को सही आंसर दो, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और यहाँ क्या बोल रहा था, यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। वृद्धि कहाँ होगी, फसलों तो दिक्कत होगी। इसीलिए तो हम लोग आजकल जलवायु, क्योंकि ये स्थिति आजकल बहुत देखने को मिलती है दिल्ली और उसके हरियाणा के आसपास, पंजाब वाले क्षेत्रों में यही घटना देखने को मिल रही है, और ये घटना की वजह से दिक्कत हो रही है कि फसल उत्पादन जो है दिक्कत कर रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जलवायु अनुकूलित फसलें जो है उगाने की ओर जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन सबसे बेहतर होगा, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि लवड़ी भवन क्या होता है। मृदा लवड़ी भवन, ये लवड़ीकरण वास्तव में सिंचित भूमि में सबसे गंभीर समस्या में से एक है। जब सिंचाई का पानी वाष्पित हो जाता है तो उसमें घुले हुए लवण सतह पर आ जाते हैं। समय के साथ ये लवण मृदा की संरचना को प्रभावित करते हैं। अब इसका चित्र देख लो आप, ये देखो, ये स्थिति है। अब हमने समझा ही दिया, अब आप इसको रोक करके अपने स्तर से पढ़ ही लेना। लवड़ी भवन की स्थिति है, लवड़ीकरण इसको बोलते हैं, लेकिन लवड़ी भवन में ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके देखिए यूपीएससी ने इससे सवाल भी बनाया बहुत, तो इसके बारे में लवड़ीकरण के 2 कारण है। एक तो प्राकृतिक कारण है कि जैसे मान लो कि समुद्र किनारे जो है खेत हैं थोड़े से, तो समुद्र का पानी आया और यहाँ से फिर वापस चला गया, तो यहाँ पर जो पानी हो, यहाँ पर जो पानी यहाँ से चला गया, वाष्पित भी हो गया कुछ पानी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नमक की मात्रा देखने को मिलेगी। तो ये तो प्राकृतिक कारण है। लेकिन मानव निर्मित के कौन कौन से कारण है, कि जैसे आपने क्या कर दिया, गंदे पानी से नमकीन पानी से सिंचाई कर दी, तो भी ये कारण हो सकता है, ठीक है। और क्या कारण है, खराब जल निकासी, मिट्टी में पानी जमा होने से नमक सतह पर आ जाता है, जल का घुसपैठ, समुद्री जल का घुसपैठ, ये तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। खारा पानी मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु, इससे यूपीएससी बहुत सवाल बनाता है।
मतलब अभी तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा बनते थे, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं, लेकिन नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी बहुत ज़्यादा रिपीट इससे प्रश्न नहीं किया है, एस्ट्रोनॉमी से बहुत ज़्यादा यूपीएससी ने प्रश्न नहीं रिपीट किया, इसलिए हमने इसके प्रश्न नहीं मिले तो हमने नहीं लगाए, ठीक है। लेकिन शुरुआती दशकों में 2014 तक आपको ये प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो समुद्री लघु चट्टानी ग्रह प्लेनेटाइड है कौन? क्षुद्र ग्रह। जबकि धूमकेतु हिम सहित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं। तो ये क्या है, इसका कथन आपको पढ़ना है अच्छे से, क्या हो सकता है? क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या इसका सही आंसर है, तब हम इसको रोक लेते हैं, ठीक। फिर क्या है, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, ठीक। क्षुद्र ग्रह आपको पता है कि क्यूपर बेल्ट आपको, जैसे ये आंतरिक ग्रह हो गए कौन कौन से, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और मंगल, ठीक। इसके बीच में ये क्यूपर बेल्ट मिलेगी आपको। इसके बाद आपको जो है ये आपको जो है मतलब इसको क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह पट्टी स्ट्राइड बेल्ट मिलेगी। फिर इसके बाद बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, अरुण, वरुण ये सब आपको मिलेंगे। इसके बाहर एक पट्टी मिलती है, उसमें आपको धूमकेतु मिलते हैं, ठीक है। तो अब यही पूछ रहा है कि क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं, तो ये बात तो सही है। जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र बुध तो ये है, शुक्र बुध तो ये यहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ये तो बाहर मिल रहे हैं। तो इस कथन को दो गलत हो गया, दो जैसे गलत होगा तो आपका आंसर क्या होगा, दो यहाँ गलत हो गया, दो यहाँ गलत हो गया, या तो एक तीन होगा या तो तीन होगा। तो पहला कथन सही है कि गलत, पहले हम तीसरा पढ़ते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ये नहीं दर्शाते। आपको पता है कि हमारे जो धूमकेतु होते हैं वो ऐसे पुच्छ ऐसे इस तरह से होते हैं, ठीक है। और जैसे सूर्य के नजदीक आते हैं तो ये जल जाते हैं और जो है पुच्छ एक पूंछ की तरह दर्शाते हैं। तो ये एक तरह के सही हो गया, क्षुद्र ग्रह में ये होता नहीं, तो तीसरा कथन बिल्कुल सही है। तो अब ये तीन, या तो ये तीन सही होगा या तो बी ए सही होगा, मतलब बी कथन सही होगा। तो पहला कथन पढ़ लो इसको अच्छे से, इसका क्या होता है, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रह क्या प्लेनेटाइड है, ठीक है, प्लेनेटाइड है ये। जबकि धूमकेतु हिम सहित गैसों से बने होते हैं, बिल्कुल पता है कि हिम सहित गैस, तभी तो ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो पिघल जाते हैं। जबकि जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं, तभी तो बंधे रहते हैं ना, बंधे रहते हैं तभी तो ये, और जब इन पे धूप और वो आते हैं तो ये छिटक करके अलग हो जाते हैं। अभी हम चित्र भी देखेंगे, तो ये इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सबसे बेहतर होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसको। क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एस्ट्रॉइड मुख्यतः चट्टान और धातु से बने होते हैं। कॉमेट्स जो है हिमगोले होते हैं, डर्टी स्नोबॉल्स कहलाते हैं। इनमें बर्फ, जल, CO, अमोनिया प्लस धूल होती है। धूल में आपको छोटे छोटे कण भी मिलेंगे। धूमकेतु सूर्य के पास आते हैं तो बर्फ ऊर्ध्वापातित होकर गैस और धूल में छोड़ती है, ठीक है। यही चीज तो पूछ रहा था। चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं, यही चीज तो बोल रहा है, ठीक है। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में आप अच्छे से देख लेना कि ये कहाँ पर क्यूपर बेल्ट हम आपको दिखाई देते हैं। ये आपका क्षुद्र ग्रह है, ये आपका धूमकेतु है, ठीक है। ये भी देखो चट्टानी संरचना थोड़ी सी मिलेंगी, बांधे रखती है इनको, तभी तो ये बांधे रहते हैं। और ये देखो धूमकेतु गोचर दीप्तमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दर्शाते। धूमकेतु सूर्य के पास आते ही उनकी बर्फ सब इलिमिनेशन ऊर्ध्वपातन से गैस और धूल छोड़ती है, जिससे कोमा और लंबी टेल पूंछ बनती है, जो हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। क्षुद्र ग्रह में यह प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए पूछ नहीं होते, ठीक है। इसलिए इसको ज्यादा चक्कर में, क्योंकि इनसे प्रश्न ज्यादा बनते नहीं तो इसको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। क्यूपर बेल्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, वहां पर मैंने क्यूपर बेल्ट बोलता है, ये स्ट्राइड बेल्ट है, ठीक है। यहाँ क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, ये आपकी मंगल और जुपिटर के बीच मिलेगी, तो इसको हम क्यूपर बेल्ट बोलेंगे, सॉरी एस्ट्रॉइड बोलेंगे। और क्यूपर बेल्ट आपकी यहाँ मिलेगी नेपच्यून के बाहर, ठीक है। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि बोलते समय कई बार जवान थोड़ी सी स्लिप करती है। आगे हम देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और स्थायी होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं बार बार वही चीज़ें बताऊंगा कि आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। कहाँ पर कौन सी हवा चलती है, जैसे ये 0 डिग्री है आपकी ये, ठीक है। ऊपर जाओगे इधर तो ये आपका 30 से 60 के बीच में, यहाँ से यहाँ ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ में, ठीक। और ये आपका यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री, इनके बीच में चलने वाली हवा, इनको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी या पछुआ पवन, ठीक है। पश्चिमी पवन है, पश्चिम चलती है। तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में भूखंड कम है, सीधी सी बात है, भूखंड कम है तो इनकी जो है क्या होगी, अधिक सशक्त होती है। क्योंकि आपको देखते हैं कि यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, फिर ऊपर जो है अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, तीन ही है। ऊपर देखते हो कितने बड़े बड़े महाद्वीप है, तो इस कारण से ये क्या है कि भूखंड आपके दक्षिण गोलार्ध में कम होते, तो एक कथन आपका सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक होता है, और अधिक कहाँ होता है, दोनों में एक ही जैसा होता है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल ऊपर नीचे थोड़ा कम ज्यादा थोड़ी होता है, वो तो एक समान दोनों गोलार्धों में होगा, ऊपर भी उतना ही चलेगा, नीचे भी उसी तरह पे चलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा कथन आपका गलत हो गया। इस कथन के आधार पे हम दो को काटेंगे तो दो कथन घट गया, एक सही है हमारा, तो एक कथन सही हो गया, ठीक है। इस तरह से अब देखिए, इस समय जो है कितने मतलब सिंपल सवाल पूछे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे थे सवाल, ठीक है। तो इस आधार पे जो है ये प्रश्न आपका हाथ में हो गया। अब देखिए यूपीएससी ने रिपीट कैसे किया। कोरियालिस बल जैसे ही आपने यूपीएससी ने यहाँ पूछा कोरियालिस बल ऑप्शन में, दूसरे नंबर ऑप्शन, अब कोरियालिस बस आपने पढ़ा नहीं, अब यूपीएससी ने कब किया, 2024 में रिपीट कर दिया। अब ऐसे ही हम एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, एक एक प्रश्न को, जब एक एक प्रश्न को हम अच्छे से देख लेंगे तो ये प्रश्न हमारे हाथ से कैसे बाहर चले जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी प्रश्न आपका हो जाएगा। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब इनके बारे में और अच्छे से आप देखोगे यहीं पर,
तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्यों नहीं प्रश्न हो पाएंगे। अब आप अपने स्तर से भी तो पढ़ाई करोगे। पानी पी लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको आप फ्रेश पढ़ो। ये चीज़ें जो समझाई गई हैं वही चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में दे रखा है। ये देखिए, ये चित्र हमने बना रखा है। ये 0 डिग्री है, इसको हम कटबंदी या विषुवत रेखा बोल देंगे, ठीक है, विषुवत रेखा। अब क्या होगा कि यहाँ पर पवनें कैसे चल रही हैं, नीचे से आपकी बाएं चल रही हैं, ठीक है, साउथ में बाएं चल रही हैं, ऊपर से देखोगे तो दाएं चल रही हैं, ठीक। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ही होता है। फिर आपकी देखिए 30 से 60 में, या सीधी है यहाँ पर 30 से 60, देखो 30 से 60 के बीच में पश्चिमी पवन चलेंगी। ये देखो पश्चिम से चलती हुई दिखाई दे रही है, इनको पछुआ पवन भी बोल देते हैं। अब इनके बारे में 50 डिग्री पे कौन सी चलती है, 40 डिग्री पे क्या बोलते थे इसको, 40, 50, 60 इसे बोलते हैं, तो उसके बारे में भी आप अच्छे से देख लेना। फिर ऊपर ध्रुवीय पवनें जो होती हैं ये भी किस तरह से चलती हैं, ठीक, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। इनके बारे में ये भी जो इस तरह से व्यापारिक पवनें की तरह आपकी दाएं चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में आपकी दाएं और दक्षिण गोलार्ध में आपकी बाएं, ठीक, ये पता होना चाहिए। लेकिन इनके बारे में जब आपको व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपके इनके बाद कोस्ट बनते हैं, हेडली कोस्ट, फेरल कोस्ट और ध्रुवी कोस्ट। मतलब कि पवनें जैसे यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या होती है, जैसे यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तेज होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर नीचे लो प्रेशर होगा और ऊपर जो है आसमान पर हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो हवा क्या होगी, ऊपर से ऐसे जाएगी, ऊपर जाएगी, लो प्रेशर से ऊपर उठेगी पवन, इस तरह से ऊपर जाएगी। तो ऊपर क्या होगी, ठंडी होगी हवा, ऊपर जब ठंडी होगी तो हाई प्रेशर बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है हवा गिरती है, तो यहाँ पर हवा जो ठंडी ऊपर से आई हुई हवा नीचे गिरेगी तो यहाँ ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, तो ऊपर भी जो है क्या करेंगे, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, आपको पता है, और यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ से भी लो प्रेशर की ओर जाएगी, तो ये पर एक तरीके से कोस्ट बन जाएगा जी, हेडली कोस्ट। फिर यही चीज़ें यहाँ भी होती हैं, ठीक है, यहाँ से भी हवा आएगी, ये भी गिरेगी ऐसे इस तरह से। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी होता है, ऐसे नहीं गिर जाती। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा तो ये नीचे हवा नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हवाओं का क्या हो रहा है, अवरोहण हो रहा है, ऊपर जा रहा है, समन्वयी तरंग की तरह ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, इस तरह से नीचे गिर रही है। फिर इस तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से यही कोस्ट बनेगा, इस तरह से इसको भी हम लोग अच्छे से बाद में कभी देखेंगे। अभी आपको केवल इतना देखना है कि ये कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कोरियोलिस बल के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोरियोलिस बल में जैसे आप देखो, ये आपका 0 डिग्री है, ठीक। अब आपका कोरियोलिस बल आपका दक्षिण में कैसे काम करेगा, दक्षिण में हमेशा बाएं की तरफ काम करेगा, ठीक। जैसे आप हवाएं व्यापारिक पवनें कैसे जाती बाएं जा रही हैं आपकी ऐसे। फिर आप इधर से देखोगे तो आपके हाथ में देखो, आपका हाथ जैसे आप दक्षिण दिशा में यहाँ खड़े हो और आप ऊपर देख रहे हो विषुवत रेखा की तरफ, तो आप जैसे कोई चीज़ मान लो बॉल को ऊपर फेंके तो हवा से बॉल बाएं तरफ जाएगी, आपके हाथ के बाएं तरफ, ठीक है। अब आप यहाँ खड़े हो गए, ऊपर खड़े हो गए नॉर्थ में जाकर के, और आप किधर देख रहे हो, साउथ की तरफ देख रहे हो, तो आपने यहाँ से बॉल फेंकी तो ये आपकी दाएं जाएगी, आपके हाथ की तरफ बाएं जाएगी, लेकिन एक ही दिशा में जाएगी, पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो आपकी व्यापारिक पवनें कहाँ जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है, देखो ये देखो इधर, ठीक है। ये हमको केवल यही चीज़ पता करनी है। अब ये बारे में ये चीज़ें भी आप देखोगे तो इधर देखो, दिमाग लगाओगे तो इधर जाएगी, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन आपको होगा, ठीक है। ये चित्र हमने लगा दिया केवल आपको डायरेक्शन बताने के लिए, इस तरह से इस तरह चलती है, ठीक है। लेकिन आप जैसे मान लो यहाँ पर विषुवत रेखा में खड़े हो गए, ठीक है, आपने बॉल फेंकी तो आपके दाएं तरफ ही जाएगी बॉल, ऐसे देखो यहाँ पर भी आप देखोगे ऊपर से फेंकोगे तो भी दाएं की तरफ जाएगी, तो आपके हाथ में दाएं की तरफ है, इसी इधर पे हमने इसको बांट रखा, मैंने अपने स्तर से पढ़ने के लिए। फिर आप यहाँ पर विषुवत रेखा से मकर रेखा की तरफ देखोगे या नीचे की तरफ साउथ की तरफ देखोगे तो इस तरफ से भी आपने बॉल फेंकी तो बाएं की तरफ जाएगी, तो आप कहोगे यहाँ भी बाएं की तरफ जा रही थी, इधर भी बाएं तरफ, तो बाएं हाथ का ही खेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला एक आभासी बल है जो गतिमान वस्तुओं जैसे हवा पानी की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में आप ऊपर से खड़े होकर नीचे देखोगे तो दाईं ओर, और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर, आप नीचे से खड़े होकर के ऊपर देखोगे तो बाईं ओर, ठीक। भूमध्य रेखा पर शून्य ध्रुवों पर अधिकतम होता है और चक्रवातों समुद्री धाराओं हवा के पैटर्न के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना। अब देखिए हमने यहाँ पर पवनें दे दी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवी पवनें, आप इसको अच्छे से पढ़ना। फिर इसका मौसमी पवनें, जो मौसम में चेंजमेंट, जैसे हमारा मानसून आता है तो मौसम चेंज होता है तो उसमें भी मौसमी पवनें आती हैं, ठीक है। स्थानीय पवनें, स्थलीय समीर, समुद्र में क्या होता है, समुद्र में जैसे मान लो कि ये आपका स्थल है, ठीक है, ये आपका समुद्र है। अब क्या हुआ कि सूर्य लगातार दोनों दिशा में पड़ रहा है, ठीक, स्थल में भी पड़ रहा है और समुद्र में भी पड़ रहा है। समुद्र में पानी है तो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ये ठंडा होगा। अब ये स्थल क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा जल्दी गर्म होगा। तब क्या होगा कि जैसे सूर्य की किरण इसमें पड़ेगी तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जल्दी ठंडा हो, जल्दी गर्म हो गया, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, ठीक है। यहाँ पर अभी ठंडा हुआ है, अभी तो ठंडा ही है, धीरे धीरे गर्म हो रहा था। यहाँ पर अभी दिन के समय की बात कर रहा हूँ, दिन में, ठीक है, दिन में आपको यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो दिन में हवाएं कैसे चलेंगी, समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी, इस तरह से, ठीक, इस तरह से। पेन बदल लूंगा मैं थोड़ा सा इसको बताने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, रात हो गई, अब क्या होगा, रात हो गई। अब क्या होगा, रात में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे ही जो है जितनी जल्दी ये जमीन ठंडी हुई, ये जमीन जितनी जल्दी ठंडी हुई उतनी जल्दी ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जितनी जल्दी ये गर्म हुई उतनी जल्दी ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर, ठीक है, सूर्य यहाँ पर चला गया। अब क्या होगा कि ये रात में क्या होगा, अपेक्षाकृत गर्म है,
ये जो समुद्र है ये अपेक्षाकृत क्या है, स्थल से गर्म है, तो यहाँ लो प्रेशर है, तब हवाएं दिन भर तो समुद्र से स्थल की ओर चल रही थी, अब क्या होगा, उल्टा चलेंगी, तो इसी को बोलते हैं समुद्री समीर, स्थल समीर समुद्री समीर। ये दिन रात के तापमान में अंतर के कारण, तापमान अंतर होता है ना, इस कारण से। फिर पर्वतीय समीर किसे बोलते हैं, ये भी दिन में घाटी से पर्वत की ओर घाटी समीर, और रात में पर्वत से घाटी की ओर पर्वत समीर, ठीक। और ये घाटी समीर आपको कैसे पता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो ये आपका पर्वत है, ठीक है, ये घाटी है। अब क्या होगा कि सूर्य की किरण, ये मान लो सूर्य इतनी दूर बता दी है इसलिए क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं, सूर्य की किरण ऐसे पड़ रही है। अब क्या होगा, दिन में यहाँ पर पड़ रही है, तो ऊपर जो घाटी का क्षेत्र ऊपर यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर है क्योंकि यहाँ पर धूप पड़ रही है, तो ये ठंडा क्षेत्र है। तो ये कैसा क्षेत्र है, ये हाई प्रेशर है। तो ये क्या होगा, हाई प्रेशर से दिन के समय ऊपर हवा आएगी, तो नीचे से ऊपर की, तो इसको हम घाटी समीर बोलेंगे क्योंकि घाटी से चल रही है, जहाँ से उद्गमित होगी उसी का नाम देंगे। अब क्या होगा, मैं पेन बदल के इसको फिर से बताता हूँ। अब क्या होगा कि जब रात होगी, अब सूर्य यहाँ पर दिन में सूर्य था, सन था, अब क्या होगा, रात होगी, सूर्य चला गया, ठीक। अब क्या होगा कि सूर्य की किरणें चलेगी, तो यहाँ पर जो लो प्रेशर था अब धीरे धीरे ठंडा होगा, नीचे जो है ऊपर की गर्मी नीचे जाएगी। अभी ठंडा होगा तो नीचे जो है सूर्य यहाँ भी तो पड़ा, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ठंडा, यहाँ पर ठंडा मतलब गर्म हो जाएगा ये रात में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। तो अब उल्टा चलेंगी घाटी ऊपर से नीचे, तो इसको ठंडी पवने बोलते, मतलब पर्वतीय पवन या घाटी समीर बोलते हैं। तो अब ये पर्वत से नीचे की ओर पवने चलेंगे तो इनको क्या बोलेंगे, पर्वतीय समीर बोलेंगे, ठीक है। तो ये दिन और रात के कारण होता है। फिर आपकी स्थानीय पवनें जैसे लू, चिनूक उत्तरी अमेरिका में चलती, फोन आल्पस पर्वत, बोरा एड्रियाटिक सागर के आसपास चलती, ठीक है। इटली के बगल में आपको एड्रियाटिक सागर देखने को मिलेगा। फिर विश्व के कुछ स्थानीय पवनों के बारे में हमने बता दिया, जैसे लू भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवा है, चिनूक रॉकी पहाड़ों पर चलने वाली, मिस्टल फ्रांस से भूमध्य में ठंडी पवन है, इसलिए इसको याद रखना। फोन अल्पाइन क्षेत्रों में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका में चलने वाली शुष्क धूल भरी ठंडी हवा है, ठीक है। सिराको के बारे में पता होना चाहिए, ठंडी पौरों के बारे में पता होना चाहिए, ये सब है। फिर हम इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, पीडीएफ दी जाएगी तो अच्छे से देख लेना। फिर आपका ये देखिए एक प्रश्न ये है, ठीक। अब यूपीएससी ने देखिए इसी सवाल घुमा करके पूछा है। अब क्या है कि ये ऐसे स्थल जैसे चर्चा में चलते हैं तो यूपीएससी उनसे प्रश्न बना देता है, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। अब ये प्रश्न हम करते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन क्षमता, जो नौ संचालन समय को दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। मतलब नौ संचालन जो समय और दूरी, मतलब कि जैसे मान लो कि आपका क्षेत्र ये मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो भारत है, ठीक, और ये आपका हॉर्मुज बंदरगाह, यहाँ से क्या यूरोप से कोई सामान आ रहा है, ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे जाता है और ऐसे करके ये यहाँ पर होकर के ऐसे जाता है उत्तरी, मतलब चीन इनकी तरफ जाना है तो इसको ऐसे जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, मतलब जापान वगैरह की ओर जाना है तो ऐसे जाएगा। अब क्या है कि हम बीच में करा कैनाल, यहाँ पर करा कैनाल बनाया जा रहा था, ठीक। ये स्थल संधि है, ये आपकी स्थमस है, ठीक। करा स्थल संधि, करा स्थमस, स्थमस मतलब स्थल संधि, तो स्थल संधि है, थाईलैंड को मलेशिया से जोड़े है। अब इसको अगर हम यहाँ पर कैनाल बना दें तो क्या होगा कि ये जो आने वाली दूरी ये है, इसको क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जो है कोई भी चीज़ आएगी तो ऐसे जाएगी और यहाँ से होते हुए, तो हमारा इतनी दूरी भी कम हो गई और समय भी कम लगेगा, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, यही तो पूछा गया है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, मान सकते हैं इसको, बीच जल डमरू को अधिक गहरा बना देता है, ठीक, मान सकते हैं। लेकिन ये मलेशिया इंडोनेशिया, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये यहाँ पर देखो अब क्या है, थाईलैंड और मलेशिया के बीच, ये मलेशिया इंडोनेशिया बोल रहा है, मलेशिया इंडोनेशिया, तो यहाँ तो वैसे भी है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला कथन आपका, पहला कथन गलत हो गया। सियान खाड़ी, इसी को थाईलैंड खाड़ी भी बोलते हैं, ये जो है यहाँ पर जो थाईलैंड की खाड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये आपका थाईलैंड की खाड़ी है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र ये थाईलैंड की खाड़ी है, इसको सियान खाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सियान खाड़ी अंडमान सागर के बीच का भूसंधि जलडमरू के मध्य के पार नई नहर को खोलकर, तो ये पहले तो आपको दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, ठीक से पढ़ो इसको। पहला कथन क्या, मलेशिया इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू को अधिक गहरा बना करके, तो पहले भैया ये नई जो है स्थल संधि नहर बनाई जा रही है, ये तो यहाँ पर बनाई जा रही है, ये तो आपका जो है कहाँ पर है, करा जल संधि, करा भूसंधि के आसपास है, ठीक है। तो ये आपका पहली बात तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि ये मलक्का संधि की बात है, मलक्का संधि तो यहाँ है ना, ये तो यहाँ मलक्का संधि से कहाँ पर है, तो इसलिए ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा सियान खाड़ी, सियान खाड़ी हमको अंडमान थाईलैंड की खाड़ी को यहाँ पर बोलते हैं ये, और ये आपके अंडमान निकोबार की अंडमान खाड़ी है, अंडमान सागर है के बीच का भूसंधि जलडमरू को पार कर नई नहर खुली जाती है। तो 20 आपका सही हो जाएगा, तो इसका आधार से 20 सही है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसको पॉज किया मैंने, अब अच्छे स्तर से अपने स्तर से देखो, ठीक है। अब आपको मैंने जो है अंतर भी बता दिया इसके बारे में, ये देखिए ये जो है करा संधि के बारे में आप देख लेना, ये आपको स्ट्रेट और स्थमस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये सब मैंने यहाँ पर चित्र लगा के अच्छे से बताया। अब आपको गल्फ और बे के बारे में भी पता होना चाहिए, इसको भी पॉज करके आप अच्छे से देख लेना। बंगाली खाड़ी गल्फ में ही आती है, लेकिन हम लोग इसको बे ऑफ बंगाल बोल देते हैं, ठीक है। होती है क्या है, बे ऑफ बंगाल
बे नहीं है, ये गल्फ ऑफ बंगाल होना चाहिए, लेकिन हम लोग बोल देते हैं इसको गल्फ में, तो इसलिए कन्फ्यूजन होता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यूपीएससी कभी घुमा के ऐसे प्रश्न बना सकता है। गल्फ बे में अंतर क्या होता है तो हमने यहाँ पर लगा लिया। गल्फ क्या होती है कि ऊपर से उसका चौड़ा मुंह होता है और नीचे क्या होता है, सकरा होता है इस तरह से। लेकिन बे में क्या होता है, ऊपर भी चौड़ा नीचे और चौड़ा होगा, ये इस तरह से। तो दोनों में अंतर इस तरह से, तो हमने चित्र भी लगा दिया आपसे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है, गंगा के निचले मैदानों में, अब जैसे मान लो ये गंगा है, ये गंगा ऐसे बहती है, तो निचला गंगा यहाँ पर आएगा जहाँ पर गंगा समाप्त हो रही है, ठीक है। विशेषता, यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब जहाँ पर, अब ये गंगा का ये वाला क्षेत्र मान लो, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास वाला क्षेत्र, यहाँ पर कैसी जलवायु होगी, आर्द्रता होगी, क्योंकि समुद्र है। आर्द्रता होगी तो यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर धान की खेती होगी, ठीक है, जूट की खेती होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों करना। तो यहाँ पर धान और कपास होती है, तो कपास कैसे हो जाए, कपास होगा तो ये गलत हो गया। गेहूं और जूट, गेहूं का भी हम काट सकते हैं, जूट तो सही हो गया, लेकिन गेहूं कह रहा है तो हम इसको भी कटा देंगे। धान और जूट, 3 ऑप्शन 30 सही है, लेकिन हम चौथे को भी पढ़ेंगे। गेहूं और कपास, कपास वैसे भी नहीं है, गेहूं तो आप देख लो पंजाब वाले क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की कमी है, मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा वैसा नहीं, जैसे आपको पानी इधर मिल जाएगा उतना पानी उधर नहीं मिलता, इस तरह से आपका सी ऑप्शन सबसे बेहतर है। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन, तो आप उसको, क्योंकि यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को बनाता है बार बार, तो आपको ऐसे प्रश्नों को रोक रोक करके इनके बारे में देखना है। इनकी बढ़िया से, गंगा के निचले मैदानों में ये सब चीज़ें हमने दे रखी हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये वाला क्षेत्र आएगा। फैला एक उपजाऊ निम्न ढलान वाला क्षेत्र है जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का हिस्सा है, जहाँ जलोढ़ मिट्टी, आर्द्र जलवायु, मैंग्रोव वन, सुंदरवन पाए जाते हैं, जो इसे चावल और जूट की खेती के लिए आदर्श बनाते हैं, ठीक है। यही चीज़ तो बोल रहा है। अब ये स्थान विशेषताएं इसकी क्या है, स्थान कैसा है, भूआकृति कैसी है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, ये बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। कृषि और जीव जंतु, इससे यूपीएससी बहुत सवाल पूछता है और हमारे सिलेबस में भी है ये चीज़। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलता है। कई संकटग्रस्त पक्षियों का घर भी है, खासकर सुंदरवन में, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और मैदानों को भी हमने, भारत में मुख्य रूप से 2 मैदानी क्षेत्र हैं। यहाँ का आपका कैसा, उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, जिसमें हम किसको रखते हैं, सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र को रखते हैं, ठीक है। और आपका दूसरा तटीय मैदानी क्षेत्र है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी तटीय मैदान और आपका पश्चिमी तटीय मैदान। इसके बारे में आपको अच्छे से देखना, ठीक है, पढ़ना। ये चीज़ें हमने अच्छे से यहाँ पर बता रखी। अब देखिए, इसको प्रादेशिक विभाजन के आधार इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। इसको मैदानी भागों को, राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसके बारे में भी आप पॉज करके अच्छे से देखना। फिर तटीय मैदान, तटीय मैदान के बारे में भी आपको यहाँ पॉज कर, ये सब पीडीएफ दे दी जाएगी, आप परेशान मत होइए, सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है कि वीडियो लंबा होगा और वही चीज़ें जो हम बताएंगे वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, पॉज करके इसको पढ़ना, ठीक है। आगे देखिए इस तरह से, इसको पॉज करके अच्छे से पढ़िए, फिर आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। फिर अब देखिए, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या है। जो अफ्रीका का क्षेत्र है, मान लो ये है, यहाँ पर जो मरुस्थल है, और यूरेशिया में जो मरुस्थल है, इसका क्या कारण है, क्यों मरुस्थल है। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिका हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है, आपको पता ही है कि ये हो सकता है, ठीक है। ये उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में आता है। अब देखिए ये कैसे गलत हो जाएगा, दूसरा गलत होगा, क्यों, क्योंकि जैसे जो महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, वहां पर क्या होता है कि गर्म महासागरीय धाराएं होंगी तो वहां लो प्रेशर बनेगा, तो हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी, तो वो आप मौसम बारिश कराएंगे, तो वो वाला क्षेत्र आपका मरुस्थलीय क्षेत्र हो ही नहीं सकता है। तो इस आधार पर ये गलत हो गया। जब 2 गलत हो जाएगा तो आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो पहला सही होगा, ये तो डी सही होगा। पहले को हम पढ़ लेते हैं। उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाएं हाई प्रेशर में अवस्थित होता है। आपको देखते हैं कि जैसे जो है आपका जो सहारा मरुस्थल है और जो यूरेशिया, ये आपको हमेशा जो है 30 डिग्री 40 35 डिग्री के आसपास ही दिखाई देगा, 20 से 30 डिग्री के बीच में। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, उसको एग्जैक्टली जो है थोड़ा सा बांट करके आप अच्छे से देख लेना। हमने सब लगा रखा है, तो इस आधार पे आपका ए आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए हमने डाल रखा है, ये देखो, ये 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के नीचे ये आपका उपोष्णीय क्षेत्र तो होता है 30 से 35 वाला। यहाँ पर भी आप देखो इस तरह का, ये देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे 20 से 30 डिग्री मान सकते थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी देखो नॉर्थ में, ये तो नॉर्थ में आ गया। साउथ में देखो नामीब डेजर्ट, फिर माउंटेन डेजर्ट, ये आपको जितने डेजर्ट दिख रहे हैं, फिर आपका ग्रेट सैंडी, ये गिब्सन, ये सब आपको जहाँ पर डेजर्ट आपको दिखाई देंगे, ये आपके उपोष्ण क्षेत्र में ही दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हमने अच्छे से देखा। अब देखिए ये धाराएं होती है, इस कारण भी होता है, देखिए यहाँ पर बेंगुलर धारा। अब ये आपको ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर भी तो आपको देखने को मिलेगा धाराएं। यहाँ पर देखो पेरू तट के पास भी देखने को मिला है, यहाँ पर भी आपको धाराएं इसी देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास भी ये देखो ठंडी धाराएं, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको मरुस्थल, ठीक है। बाकी यूरेशिया वगैरह में और अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन ये आपको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हवाएं ऊपर से जो हेडली फेरल
जो धाराएं होती हैं हेडली वाली ऐसे आके नीचे गिरती ना, इस कारण से भी मतलब ऊपर गई, अब ऊपर 3D में दिखा नहीं सकता आपको, ऐसे ऊपर जाएंगी और नीचे आके गिरेंगी। तो जब गिरेंगी तो जो है हमको ये यहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा, ये मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बारे में उपोष्ण उच्च दाब पेटी के बारे में, कोशिकाओं के बारे में, हाई प्रेशर के बारे में आप पढ़ लेना। उष्ण महासागर धाराएं दूसरे कथन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, पहले को पढ़ ही देता हूँ मैं। अफ्रीका, सहारा मरुस्थल, यूरेशिया का अरब ईरान क्षेत्र उपोष्ण उच्च दाब पेटी 20 से 30 डिग्री अक्षांश में स्थित है। यहाँ वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण नीचे की ओर हवा का प्रभाव होता है, जिससे बादल और वर्षा का अभाव होता है। भाई ऊपर से जब नीचे गिरेगी हवा तो बारिश थोड़ी कराएगी भाई, ऊपर बादल बनेंगे। बादल कब बनते हैं? जब नीचे से हवा वाष्प ऊपर लेकर के जाती है। जब ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो नीचे कहाँ बारिश कराएगी? बारिश थोड़ी होगी। इस कारण से गलत हो जाएगा, मतलब वहाँ पर आपका क्या बनेगा? मरुस्थल बनेंगे। और उष्ण महासागर धाराएं, अगर गर्म महासागर धाराएं तो क्या होगा? ठंडी धाराएं। पहले बात तो ठंडी धाराओं के कारण मरुस्थल बनते हैं, और गर्म धारा होगी तो मैंने उसका कारण बताया कि लो प्रेशर बनेगा, पानी बारिश होगी। इसके बारे में हमने अलग से दे रखा है कि कौन से कटिबंध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो ये जो है एग्जैक्टली 23.5 अंश दक्षिण और 23.5 अंश उत्तर के बारे में तो दिया है, लेकिन यूपीएससी कभी कभी क्या करता है कि मोटा मोटा पूछता है। अब ये इसको जो है हम, क्योंकि सूर्य की किरणें प्राकृतिक रूप से तो ऊपर 30 डिग्री या नीचे 30 डिग्री तक रहती हैं, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री। अब इसको 23.5 अंश भी मान सकते हो यहाँ तक, लेकिन इसकी विशेषताएं यहाँ तक भी दिखती है, तो मोटा मोटा 30 मान लेते हैं। इसके ऊपर वाला क्षेत्र उपोष्ण, 23.5 डिग्री से ऊपर वाला क्षेत्र आपका वही मोटा मोटा, इसीलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है उपोष्ण, इसी को जो हम मोटा मोटा मान देते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 20 से 30 डिग्री अक्षांश, ठीक है। वही 23.5 अंश से 30 के बीच में उपोष्ण, कभी कभी 30 से 35 भी हो जाता है, तो हम उसको मोटा मोटा इसलिए, लेकिन आपको ये पढ़ना चाहिए। उपोष्ण आपका कहाँ से होगा? 23.5 से 40, कभी कभी 30 से 35 40 तक भी होता है, तो इसको दोनों गोलार्धों में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर विशेषताएं, इसके बारे में भी आपको ऐसे ही पॉज करके देखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय, सबके बारे में दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। समतामंडल, समतामंडल का प्रश्न हम लोग ऊपर पढ़ी क्या है। समतामंडल के नीचे भाग में जेट विमान बहुत आसानी से और निर्विघ्न, मतलब बिना रुकावट के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? समतामंडल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले तो हम लोगों ने वही चित्र देखा, हमने यहाँ लगा भी रखा है। ये देखो समतामंडल क्या है, ये तो आपका क्षोभमंडल है, इसके ऊपर समतापमंडल। तो समतापमंडल की निचली परत, मतलब समतापमंडल को भी 2 भागों में बांटो, तो ऊपर वाली ऊपरी परत और नीचे वाली ये आपकी ऊपरी परत हो गई, और ये आपकी निचली परत हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखो बिना बादल के, मतलब कोई ना बादल है ना रुकावट है, तो यहाँ प्लेन देखो कितनी आसानी से उड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बादल होते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो कारण से समतामंडल निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते। समानता देखोगे तो नहीं है। अब ये कई लोग ओवर जब पीएचडी कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तो क्या करते हैं, तभी फेल हो जाते हैं। सामान्य देखोगे तो पास हो जाओगे। ये क्षोभमंडल है। अब इससे कुछ बादल ऐसे होते हैं जो ऊपर पहुंच जाते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था कि कुछ बादल पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत नाम मात्र के होते हैं, उससे उसका विमानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण से ये कथन जलवाष्प नहीं होते, इस कारण से ये सही हो जाएगा। फिर समतापमंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती। जैसे ये समतापमंडल है, ये आपका समतापमंडल है, ये आपका क्षोभमंडल है। अब क्या होता है, यहाँ क्षोभमंडल में क्या होता है, नीचे लो प्रेशर होगा तो हवाएं ऊपर जाएंगी। यहाँ पर कौन सा प्रेशर रहता है जो ऊपर हवाएं जाएंगी? ऊपर हवाएं नहीं जाती, तो इसमें इससे भी रुकावट नहीं आती। यहाँ पर क्या होता है, इससे मान लो ऊपर हवाएं जा रही है, तो इससे जैसे प्लेन आया तो इसमें क्या होगा, प्लेन को हिला डुला देती नीचे से इस तरह से, तो प्लेन क्या टर्बुलेंस मतलब कि होने लगता है, ठीक है। बताया भी जाता है ये सब चीज़ें, जब आप प्लेन में जाओगे तो ये सब चीज़ें। समतापमंडल के निचले में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है, समतापमंडल में नहीं होती, तो इस कारण से हमारा आंसर सी होना चाहिए इसका, ठीक है। समतापमंडल, ये चीजें आपको समान तरीके से पता होंगी, और ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे। अब आप पीछे के जो कंडीशन को देख के आए होगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ऊपर पहुंच जाती है, तो ध्रुवीय दशाओं में हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो तो सिंपल एक तो कथन ऐसे हैं जो एक सामान्य कथन है, लेकिन आप भाई कोई बादल ऊपर जाता है समतापमंडल में, लेकिन आप वो प्लेन को उड़ाने में दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि बहुत छिछले और बहुत छोटे आकार के बादल होते हैं। लेकिन जो क्षोभमंडल में बादल बनते हैं बहुत घने बनते हैं, और वो प्लेन को उड़ाने में दिक्कत करते हैं। तो एक समान कथन है, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में जाकर के परेशान होने की जरूरत है। इसको पढ़ लेना आप। समतापमंडल में निचले भाग में जेट विमान आसानी से उड़ सकता है, क्योंकि वहां बादल और जलवाष्प लगभग नहीं होते, जिससे मौसम स्थिर रहता है और अशांति टर्बुलेंस कम होती है। वहां ऊर्ध्वाधर पवन भी नहीं होते, जिससे विमान को झटके या स्थिरता का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। ऊर्ध्वाधर पवन आपको पता है कि हवा का ऊपर से नीचे की ओर जाना, ऊपर नीचे ऐसे इस तरह से देखो, यहाँ पे इस तरह से ऊपर, जैसे ही ऊपर गई, नीचे लो प्रेशर है, हवा ऊपर जाएगी, ठीक। ऊपर हाई प्रेशर बन जाएगा, वो तो हमने बताया हेडली पोलर। फिर क्षैतिज पवन, क्षैतिज पवन क्या होते हैं, जैसे कि पूरब से पश्चिम चले, पश्चिम से पूरब चले, इस तरह से, मतलब यहाँ से पश्चिम, ये पश्चिम है, पश्चिम से पूरब चले और पूरब से पश्चिम चले, इसको हम क्षैतिज पवन बोलते हैं। तो इसके बारे में और दिया हुआ है, ये पवनों के बारे में हमने अच्छे से, समतापमंडल की स्थिति के बारे में भी दे दिया, सब कुछ दे दिया आपको अच्छे से, ठीक है। जेट धाराओं के बारे में भी हमने, जेट धारा क्या होती हैं ये भी हमने दे दिया, जेट स्ट्रीम। जेट धाराएं वायुमंडल के ऊपरी भाग मुख्यतः समतापमंडल और क्षोभमंडल की सीमा में बहने वाली अत्यधिक तीव्र गति वाली संकीर्ण पवन पट्टियां होती हैं। इनकी गति सामान्य पवनों में कहीं अधिक होती है, मतलब 200-400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। अगर इसमें विमान आ गया
तो या तो बहुत अच्छे से, अगर विमान इसकी दिशा में चल रहा है तो बहुत तीव्र गति से पहुंचा देगा इसको, और अगर विमान इसके विपरीत दिशा में तो उसको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बड़ा चर्चा में था, तो इस वजह से इसका नाम जो है जेट स्ट्रीम पड़ा है। और इसके बारे में और अच्छे से बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस जितनी जानकारी यहाँ दी जा रही है थोड़ा बहुत अपनी बुक से पढ़ के इसको निकाल लेना। ये लगभग 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। जैसे नीचे से आप जाओगे ना, तो ये 8 से 15 किलोमीटर इसलिए बोला कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर के बाद क्षोमंडल आपको संतापमंडल मिल जाता है, और आपको विषुवत रेखा पर ये आपका ऊपर संतापमंडल आपका 13-14 किलोमीटर में मिल जाता है। तो इसलिए जो मोटा मोटा यहाँ पर दिया। सामान्यतः ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। ये देखो आप इस तरह से पोलर जेट स्ट्रीम, ये आपको पोलर मतलब ध्रुवों पर मिलेंगी, और जो आपका समान इक्वेटर के पास थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल मतलब शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय के ऊपर वाले क्षेत्र में मिलेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल बोलेंगे। तो ये जब कम मजबूत होती है तो नीचे की ओर एक चलती हैं, और जो बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत होती है तो ऊपर की ओर चलती है। ठीक है, तो मौसम के अनुसार होता है, ITCZ ऊपर नीचे होता है, तब हमको ये घटनाएं देखने मिलती हैं। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच तापमान का दाब का अंतर होता है, पृथ्वी का घूर्णन होता है इसका कारण। ठीक है, विमानन, यदि विमान जेट धारा के साथ उड़ता है तो उसकी गति मिलती है और ईंधन की बचत होती है। यदि विपरीत दिशा में उड़ता है तो उसे अधिक समय और ईंधन लगता है। ठीक है, मौसम विज्ञान, जेट धारा मौसमी प्रणालियों को प्रभावित करता है। भारत में मानसून के आगमन और वापसी में जेट स्ट्रीम की भूमिका होती है। ठीक है, इसको कभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, उच्चतर अक्षांशों में। अब क्या कह रहा है, उच्चतर अक्षांशों में, जैसे कि मान लो ये है, ये आपके निम्न अक्षांश होगा 0 डिग्री, इससे ऊपर जाओगे तो उच्चतर अक्षांश मिलेंगे, नीचे जाओगे तो निम्नतर की तुलना में निम्नतर। यहाँ पर ये निम्न अक्षांश हो गया, ये आपके उच्च अक्षांश हो गया। तो क्या कह रहा है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। यहाँ पर जो जीव जंतु यहाँ पर बहुत कम मिलेंगे, और यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे जीव जंतु, मतलब नीचे ऊंचे की अपेक्षा नीचे जीव जंतु ज़्यादा मिलता है। ये कथन आपका सही हो गया। पर्वतीय प्रवणता, पर्वतीय प्रवणता का मतलब जैसे कि मान लो ये पर्वत है, आप ऊपर गए, ये आपको पर्वत मिल गया। ठीक है, इस तरह से ये घटना पूछ रहा है। उच्चतर उन्नतांशों मतलब कि ऊपर की अपेक्षा निम्नतर उन्नतांश मतलब नीचे मैदानी क्षेत्रों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। यहाँ की जैव विविधता ज़्यादा होगी, पर्वतों पर आपको देखते हैं कम जीव जंतु मिलते हैं, मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा। आप अपने इंसानों से देख लो, पर्वतों पर कम इंसान है, नीचे ज़्यादा इंसान है, तो जैव विविधता इस तरह से ये देख सकते हो। बहुत सारे जीव जंतु भी ऐसे भी जैव विविधता देख सकते हो। तो इस आधार पर दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से देखना है। कॉमन सेंस वगैरह मैं बताऊंगा बीच बीच में, आपको पता होना चाहिए। ये जहाँ पर नहीं लग रहा है वहाँ पर हम सिंपल पढ़ते हुए जा रहे हैं, जहाँ पर कॉमन सेंस लगेगा वहाँ पर कॉमन सेंस एलिमिनेशन सब बताया जाएगा। ठीक है, और जहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ लगाए गए हैं, और बाकी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम तो 2023, 24, 25 तक के क्वेश्चनों को ही लिए हैं, 24 और 25 तक के क्वेश्चनों को, बाकी और प्रश्नों को हमने लिया ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अच्छे से इसको रोक करके बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो अच्छे से बता ही दिया है, तो इसको बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ आप रोक करके इनको पढ़िए अच्छे से। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रश्नों पर। 97 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति व मतलब उत्पत्ति होने वाली। अब देखिए यूपीएससी ने पाने वाली लिखा। अब आप सोच रहे हो मैंने टाइप नहीं किया, मैंने बार बार देखा कि होना लिखा है, पाने, यूपीएससी ने पाने लिखा है। अब बताओ ये दिक्कत होती है, तो यहाँ पर होने कर लेना अपने स्तर से। ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। अब जैसे देखो, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे, ठीक है, ये हिमालय है आपका ऐसे इस तरह से, और हिमालय की यहाँ से जो है यहाँ पर मोड़ है हिमालय का। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से घुस करके असम में प्रवेश करते हैं, ऐसे जाती गंगा, इसी ऊपर से ऐसे जो है मैकांग, इरावदी इस तरह से निकलती है। ठीक है, इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश होने से ठीक पहले, ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछ रहा है, इरावदी मैकांग के बारे में छोड़ दिए, केवल भटकाने के लिए बोला जाता है ये सब चीज़ें। अब यूपीएससी यहीं पर दिमाग लगा लेगा कि ये कैसे, कई लोग मतलब यूपीएससी नहीं, कई लोग परेशान हो जाएंगे कि इरावदी मैकांग सब पढ़ो जो, लेकिन ये अगले क्वेश्चन के लिए हमको तैयार करना मटेरियल। लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है, इरावदी या ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र होने मतलब प्रवेश करने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। यहाँ पर क्या करेगी, यूटर्न लेगी। पेन चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ से ऐसे करेगी तो यहाँ पर यूटर्न लेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका ये हिमालय यहाँ पर मुड़ा हुआ है। ठीक, ये यूटर्न क्यों बनता है, वलित पर्वत मतलब वलित हिमालय श्रेणी के उत्थान के कारण। पर्वत जब ऐसे उठा तो क्या इसके कारण ये पलट रही, तो ये कारण नहीं होगा, ये कारण नहीं। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। इसको इंग्लिश देखो, सिंटैक्सनल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय एज। अब यहाँ पर सिंटैक्सनल बैंड बना हुआ है, इसी को बैंड बोलते हैं, यही से इसी कारण मूर्ति। तो दूसरा कथन ही, पहली बात तो सही हो जाएगा, लेकिन तीसरे को भी पढ़ते हैं। तृतीय कल्पी, इसको जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन टर्सरी फोल्डेड माउंटेन क्लेम चेन, पर्वतमालाओं में भू विवर्तन की विक्षोभ के कारण। तो ये नहीं होगा, ये सब भटकाने के लिए है, ये भी तो हो ही नहीं सकता है। इस कारण से केवल बी आंसर होगा, यूपीएससी ने बी माना है। और कई लोग दिमाग लगाएंगे कि ऐसे कहेंगे कि जो है ये पर्वत उठा तो ऐसे मुड़ गया, तो ये वलित पर्वत है इसलिए जो है यहाँ पर ऐसे उठता गया, ऐसे उठता गया, तो पहला कथन भी सही होगा, दूसरा मतलब कि दूसरा भी सही होगा, पहला भी सही होगा, इस आधार पर डी आंसर होगा। लेकिन यूपीएससी ने हमको बी माना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये पंजाब के आसपास भी मुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी मुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हमको इसको सिंटैक्सनल बैंड ही सबसे बेहतर आंसर होगा। तो इसके बारे में और देख लेना, ये
कि क्यों मुड़ा हुआ है, इनके सबके ऑप्शन के बारे में हमने अच्छे से दे रखा है। देखो टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव अच्छे से दे रखा है, अक्षांशीय नमन वही सिंटैक्सिकल बैंड अच्छे से हमने इसके बारे में दे रखा है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। ये इरावदी नदी के बारे में भी हमने दे रखा है, ये देखो यहाँ पे ये चित्र मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक। क्या देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ गई और ये आपका हिमालय यहीं से मुड़ गई, पेन चेंज करता हूँ तभी दिखेगा, ये ऐसे गई और यहाँ से मुड़ गई इसे, तो ये सिंटैक्सिकल बैंड के कारण। फिर उसके बाद आपकी इरावदी और ये सब नदी जो है ऊपर से निकल के जाती है, आती साथ में यूपी से घुमाने के लिए ऐसा बोला, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ये 98 नंबर प्रश्न है, ठीक है। किसी एक राज्य के बारे में यूपीएससी पूछ रहा है कि ये निम्नलिखित विशेषताएं किसी एक राज्य, कौन सी राज्य की हो सकती हैं। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं, किसकी है, उत्तरी, उसका उत्तरी भाग शुष्क या अर्धशुष्क है, ठीक है। कौन से राज्य की आप लोग बताना। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसल की खेती ज़्यादा होती है। नकदी फसल में क्या होता है, जैसे गन्ना है, मूंगफली है, ये सब चीज़ें, ठीक है, मूंगफली। लेकिन ये विशेषता किसकी पूछ रहा है, ये आपको देखना है। तो उपरोक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश, आपको पता है कि वहाँ पर नमी होगी, तो ये शुष्क वाला फॉर्मूला, अर्ध शुष्क वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। गुजरात ये हो सकता है, गुजरात राजस्थान हो सकता है, लेकिन हम इसको रोकेंगे, नीचे पढ़ेंगे। कर्नाटक भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर भी शुष्क और अर्धशुष्क वाले क्षेत्र नहीं होगा। तमिलनाडु भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ भी बारिश होती, बाढ़ होती है, आप देख ही सकते हो। गुजरात वाला क्षेत्र और राजस्थान वाला क्षेत्र जो होता है वहाँ पर थोड़ी सी शुष्क और अर्धशुष्क वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, प्लस उसके साथ साथ वहाँ पर गन्ना तो नहीं होगा लेकिन मूंगफली वगैरह जो है अच्छी होती है, तो इस कारण से गुजरात आपका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। आप अपने स्तर से भी इसको रोक करके देखना, ठीक। बहुत सिंपल प्रश्न है। अब ये देखो, उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क ये विशेषता पश्चिम भारत के राज्यों में मिलती है, विशेषकर राजस्थान गुजरात में। मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है, कपास वगैरह आप देखते हुए भारत में गुजरात में कपास उत्पादन प्रमुख राज्य है। इसका मध्य और दक्षिणी क्षेत्र सौराष्ट्र, कच्छ, अहमदाबाद, वडोदरा आदि कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। गुजरात में कपास, तंबाकू, मूंगफली, गन्ना जैसी नकदी फसलें प्रमुख है। खाद्य फसलें अपेक्षाकृत कम उत्पादित या महत्व रखती हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में नकदी फसलें, आपको पता है कि राजस्थान की मूंगफली वगैरह बड़ी फेमस रहती हैं, गुजरात वगैरह की। ये प्रश्न इसीलिए ऐसा पूछा गया है। तो ये कपास से भी आप इसको अलग कर देते, कपास आपको गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्रों में होता है, तो इस आधार पर भी ये बी कथन सही हो जाता, ठीक है। तो यही प्रश्न, इतने ही पूछे गए, 16 प्रश्न यहीं तक रखते दोस्तों, और इसको जो है अच्छे से आप लोग कर लेना बढ़िया से। फिर कल देखते पॉलिटी का प्रश्न लेकर के आएंगे। तो यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।